ओके, तो देखो ये चैप्टर जो हुए मतलब एक्चुअली एक यूनिट ही है मेरे प्यारे बच्चों, जेनेटिक्स। और देखो पिछला मतलब 2019 2020 के पेपर आप देखोगे तो अचानक से ये वाला जो पोर्शन है इसका वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। मतलब 15 अगर क्वेश्चन आते हैं, 14 क्वेश्चन आते हैं तो यार बहुत ज्यादा हो जाता है मार्क्स, है ना। आप समझो कि 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का बेटा एक सिंपल एक चीज आ रही है। ह्यूमन फिजियोलॉजी भी है, बट ह्यूमन फिजियोलॉजी में बहुत सारे चैप्टर मिलकर के 15-16 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ तो 3 ही चैप्टर्स हैं, ठीक है। इनमें से अगर बेटा 12 13 14 भी क्वेश्चन आ गए तो बहुत ह्यूज बात हो जाती है। सो एनीवे, थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे बेटा मैं शेयरिंग करता हूँ, शेयर कंटेंट स्क्रीन। देखो चैप्टर है इसमें एक्चुअली 3 जेनेटिक्स यूनिट में। पहला है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, दूसरा है बेटा जिसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और तीसरा है जिसको हम लोग कहते हैं व्हाट वी कैन से दी इवोल्यूशन। रिलेट नहीं करता बट है तो वो इनहेरिटेंस के ऊपर बेस्ड, वेरिएशंस के ऊपर बेस्ड है। सो राइट नाउ अगर मैं यहाँ पे ये चीज देख रहा हूँ, यहाँ देख सकते हैं आप लोग की मैंने पहले ही नोट्स बना के रख लिए है आपके लिए, तो ये आपको मिल जाएंगे, तो नो नीड ऑफ राइटिंग डाउन, ठीक है। जैसे क्लास हो जाएगा आपको ये मिल जाएगा, सो लिखने की वैसे जरूरत नहीं है। राइट नाउ देखो जेनेटिक्स को हम लोग देखते हैं, बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है। आप लोगों ने ग्रिगोर जॉन मेंडल, ये भाई साहब के बारे में जरूर सुना होगा। और ग्रिगोर जॉन मेंडल भाई साहब जो है इनको हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। बट क्या सिर्फ ग्रिगोर जॉन मेंडल को जानने से होगा? बिल्कुल भी नहीं, हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है। देखो अगर हम जेनेटिक्स को डिवाइड भी करना चाहते हैं टाइम वाइज, तो इसमें 3 एराज आते हैं या 3 टाइम लाइन्स आते हैं। एक होती है प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स, मतलब मेंडल के पहले के लोग क्या सोचते थे, वो एक कंपोनेंट है जिसको हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन भी उतना उसको इंपॉर्टेंस नहीं देता, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन पूछने के लिए बेटा पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स में बहुत सारा मटेरियल है जिससे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मुद्दा यहाँ पे है बेटा प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स, फिर आता है मेंडेलियन जेनेटिक्स जिसमें मेंडल के बारे में पढ़ेंगे, उनके जो भी पॉस्टुलेट्स है, प्रिंसिपल्स है, डोमिनेंस वाला, सेग्रीगेशन वाला, जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, 10th में पढ़ा होगा, वो पढ़ेंगे। और उसके बाद में बेटा पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स भी पढ़ेंगे। अभी जब हम लोग पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स ये टर्म यूज करते हैं तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि देखो बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे एक्सेप्शंस हमें जो है मेंडल के लॉ के अलावा मिले हैं, उनको भी हमें पढ़ना पड़ता है। तो चलो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी जेनेटिक्स, अब ये जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी आई कहाँ से? तो ये टर्म हमको देखने को मिलता है फ्रॉम बेटा वर्ड जीन से, ठीक है। तो आपके सामने ये वर्ड देखने को मिल रहा है जीन, आप देख पा रहे हो, ठीक है, किससे आया है। तो हमें तो बेटा जीन क्या चीज है ये भी समझना है आगे चल करके। देखो ये टर्म किसने दिया है ना, जो टर्म दिया है, द टर्म इज गिवन बाय द डब्ल्यू बैटसन। अब ये एक पॉसिबल क्वेश्चन है बेटा, इन 1905, ठीक है। तो 1905 में ये टर्म दिया गया है। देखो जेनेटिक्स को हम लोग एक और ढंग से एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो होता है स्टडी ऑफ द हेरिडिटी एंड वेरिएशन, ये 2 चीजें हैं, ठीक है। ये बात हम लोग कहते हैं कि स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, ये चीज डेफिनेटली अभी अभी हमें हेरिडिटी मतलब समझना पड़ेगा, वेरिएशन का मतलब समझना पड़ेगा, दोनों चीजों को हम समझेंगे। अभी देखो हेरिडिटी का मतलब क्या है, लाइक बिगेट्स लाइक, मतलब देखो आंवले के पेड़ से जो सीड मिलेंगे उससे आंवले का पेड़ बनेगा, और सेम टू सेम लाइक बिगेट्स लाइक, मतलब अगर कोई लायन है तो लायन से जो ऑफस्प्रिंग्स आएंगे वो लायन ही होंगे। सो ये बहुत नॉर्मल सा फंडा है जो आप आराम से रिप्रोडक्शन में जो है वो देखते हो, ठीक है, लाइक बिगेट्स लाइक। बट नोटिस करने वाली बात ये होती है कि जब भी ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं तो उनमें कुछ न कुछ तो डिफरेंसेस भी हमें देखने को मिलती है, और वो है ना, उनमें सिमिलैरिटीज हो सकती है, 99% सिमिलैरिटीज होती है, बट मे बी 1% डिफरेंस हो सकता है। और ये जो डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं उनको हम लोग वेरिएशन कहते हैं। तो हम लोग बहुत डिटेल में
आज के क्लास में हम वेरिएशन को ज्यादा डिटेल में आज के क्लास में समझेंगे और हेरिडिटी को पढ़ते रहेंगे, ठीक है। नाउ देखो, एक बहुत ही अलग सा टर्मिनोलॉजी आता है, अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, तो इनहेरिटेंस ये टर्मिनोलॉजी है। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए एक और पेज ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ पे मेरे बच्चों यहाँ पे मैंने, ठीक है, और ये जो पर्सन है इसके जो कान है बेटा, है ना, इन कानों के ऊपर जो है थोड़े से हमें देखने को मिलते हैं बाल। अब ये जो कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर को हम लोग कहते हैं हेरी पिन्ना, ठीक है। अब हेरी पिन्ना वाला कैरेक्टर शायद आप लोगों ने किसी इंसान में देखा होगा, मतलब उनके जो ईयर लोब्स होते हैं, पिन्ना जो होते हैं, है ना, दे आर हेरी, सो दे हैव हेयर्स। नाउ यू नो, अगली वाली जनरेशन में ये जो है, अब मान लेते हैं इनको हम लोग ग्रैंड फादर कह लेंगे, ठीक है। सो इट्स अ ग्रैंड फादर। अब ये जो ग्रैंड फादर है, दादाजी है ना, इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आई, ठीक है, ये जो जनरेशन आई है, इनको अगर आप देखोगे तो बेटा इनके भी कानों के ऊपर बाल है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि सेम कैरेक्टर फ्रॉम ग्रैंडफादर टू फादर ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, सेम कैरेक्टर, दैट इज ऑफ द हेरी पिन्ना। बट मजेदार बात देखने वाली ये भी है कि जो इनके आने वाली जनरेशन है जो हमें दिखाई दे रही है, ये नेक्स्ट जनरेशन है, थर्ड जनरेशन, ठीक है। तो इसमें भी हमें ये बात बड़ी ही इंपॉर्टेंटली देखने को मिलती है कि इनके भी जो कान है उसके ऊपर बाल है। तो जो ग्रैंडसन है, ठीक है, अब इनके भी मतलब आपको दिखाई दे रहा है कि एक कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। इसी को हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी, है ना। अब मैं यहाँ पे सीधा बोल सकता हूँ, हेरिडिटी ऑफ द हेरी पिन्ना, ये वर्ड मैंने यूज कर लिया, ठीक है। मतलब एक कैरेक्टर है, उसको हमने कंसिडर किया, आपको ये दिखाई दे रहा है। इवन अगर मैं यहाँ नोटिस कराता हूँ बेटा, देख लो, मतलब यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि ये जो भाई साहब है, ठीक है, इनके जो सर के ऊपर जो हेयर आ रहे हैं वो स्ट्रेट हेयर है, ठीक है। बट ये जो इनका नेक्स्ट जनरेशन है, इनके सर के ऊर, है ना, करली हेयर आपको दिखाई दे रहा है। हो सकता है इनके मदर से इनमें ये कैरेक्टर आया हो। और ये जो ग्रैंड सन है ना, इसके भी बेटा जो सर के ऊपर जो हेयर आ रहे हैं, ठीक है, वो जो है डेफिनेटली बेटा स्ट्रेट हेयर है, करली नहीं है, पक्का। तो इस हिसाब से अगर आप नोटिस करते हो तो आपको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वेरिएशन भी देखने को मिल रहा है ना। मतलब जो हेयर का जो स्ट्रक्चर है, या तो स्ट्रेट हो सकता है या तो बेटा करली हेयर हो सकते हैं। और आपको दिखाई दे रहा है कि जनरेशन टू जनरेशन आपको एक अलग सा पॉइंट भी नजर आ रहा है। अब एक मजेदार बात यहाँ पे नोटिस करते हैं कि ये जो ग्रैंड सन है, ठीक है, इसको एक बहन भी है, सिस्टर। इफ यू ड्रॉ द सिस्टर लाइक दिस, सी, इफ यू सी द कैरेक्टर्स ऑफ द सिस्टर, ठीक है, इनके कान जो है सिस्टर के, इसमें डेफिनेटली बेटा, है ना, शी डो नॉट हैव दिस कैरेक्टर ऑफ द हेरी पिन्ना, नो कैरेक्टर, नो हेरी पिन्ना। आप इवन नोटिस करोगे कि किसी भी फीमेल में हेरी पिन्ना नहीं आता, है ना। अब ये बड़ा अमेजिंग वाली करने वाली बात है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है भाई, कि किसी भी फीमेल में हेरी पिन्ना वाला कैरेक्टर नहीं आता, ठीक है। नाउ देखो, ये एक अलग ही प्रकार का वेरिएशन हो गया जो फिक्स्ड है, जो फिक्स्ड है ना। मजेदार बात है यार ये तो। अब ये एक मजेदार बात ये है कि अगर हम लोग, ये जो सिस्टर है, ये तो भाई बहन है ना दोनों एक दूसरे के, ठीक है। और इस सिस्टर के जो हेयर्स है बेटा, वो अगर आप देखोगे तो, ठीक है, आपको देखने को मिल रहे हैं कि जो सिस्टर के हेयर करली है, ठीक है। सो सिस्टर हैव दी करली हेयर, यार रिबन भी लगा देते हैं, ठीक है। सो पक्का। सो नाउ दैट इज व्हाट द थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, है ना। अब क्वेश्चन आता है, देखो वेरिएशन आपको कैसे दिखाई देता है, जनरेशन टू जनरेशन, मतलब इस जनरेशन में स्ट्रेट हेयर, फिर करली हेयर, फिर स्ट्रेट हेयर। जनरेशन टू जनरेशन भी आपको डिग्री, है ना, डिफरेंसेस सब कैरेक्टर नजर आते हैं। बट हेरिडिटी तो है, स्ट्रक्चर ऑफ हेयर, ये कैरेक्टर तो पास हो रहा है ना, सो दैट इज हेरिडिटी। नाउ आप लोग एक भी चीज नोटिस कर सकते हो कि एक ही जनरेशन में भी आपको वेरिएशन देखने को मिलता है ना। सिबलिंग्स ऑफ द सेम प्रोजेनी, मतलब ये है, ये ग्रैंड सन और ये ग्रैंड डॉटर, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के भाई बहन है,
बट आप देख सकते हो कि इनमें भी एक ही जनरेशन में, है ना, एक ही प्रोजेनी में दो जो इंडिविजुअल्स है, सिबलिंग्स है, उनमें भी आपको डिग्री ऑफ डिफरेंसेस ऑफ कैरेक्टर देखने को मिलता है। वेरिएशन जनरेशन टू जनरेशन भी समझा जा सकता है, और वेरिएशन विद इन अ सेम जनरेशन बिटवीन द सिबलिंग्स भी समझा जा सकता है। क्लियर है क्या? क्लियर है ना? नाउ बेटा देखो, अगर मैं यहाँ बहुत सिंपली कहता हूँ क्या ट्रांसफर हो रहा है, तो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है। अच्छा, है ना, मैंने कहा हेरिडिटी, हेरिडिटी ट्रांसफर होती है। व्हाट इज ट्रांसफरिंग? हेरिडिटी इज ट्रांसफरिंग, बट हाउ इट इज ट्रांसफरिंग? कैसे, क्या बेसिस है इसका? मतलब जा कैसे रहा है भाई, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में एक कैरेक्टर ट्रांसफर कैसे हो रहा है? जब भी ये क्वेश्चन आता है ना, हाउ, ठीक है, जब ये क्वेश्चन आता है ना हाउ, ठीक है, तब आंसर आता है बेटा इनहेरिटेंस। तो आपको प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पढ़ रहे हैं आप लोग, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है। जब भी बेटा क्वेश्चन आता है व्हाट इज ट्रांसफरिंग, क्या ट्रांसफर हो रहा है, तो हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी ट्रांसफर हो रही है बेटा, हेरिडिटी एंड वेरिएशन ये जा रहा है, ठीक है। बट कैसे जा रहा है हेरिडिटी एंड वेरिएशन, कैसे जा रहा है? तो आंसर आता है इनहेरिटेंस। अच्छा, मतलब, है ना, देखो भाई ऐसा हो सकता है कि इस बंदे से इस बंदे में क्रोमोसोम जाते हैं, इसीलिए क्रोमोसोम के ऊपर कैरेक्टर होते हैं। अच्छा, तो तुम बोल रहे हो क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अच्छा, ओ, क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, क्या बात है। अच्छा, किसी साइंटिस्ट ने बोला नहीं यार, देखो क्रोमोसोम होते हैं ना, क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं जीन्स, है ना, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जीन्स जाते हैं। अच्छा, तुम बोल रहे हो जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यार ये भी है क्या? ठीक है, किसी ने बोला यार ये जीन वीन छोड़ो, है ना, ये जो क्रोमोसोम है, ये जीन है, उनको खोल के देखोगे ना, तो ये है एक्चुअली डीएनए, है ना, मतलब एक मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल। ओहो, सो आप लोग बात कर रहे हो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। नाउ दिस इज व्हाट द पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड। आप क्या देख रहे हो, आप कैसे समझना चाहते हो, हाउ इट इज ट्रांसफरिंग? इज इट बाय द क्रोमोसोम्स, इज इट बाय द जीन्स, और इज इट बाय अ मॉलिक्यूल? आप क्या सोचते हो? ठीक है, नहीं नहीं, सभी सही है, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। जब भी हम लोग एक चीज को कंसिडर करके उसको पढ़ना शुरू करते हैं, हाउ का आंसर जब हम क्रोमोसोमल बताते हैं, तो मैं उसको क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कहता हूँ। बात क्लियर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट एंड हाउ? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस। इज इट क्लियर और नॉट? है ना? yes, जैसे मैं आपको ये बता देता हूँ कि देख लेते हैं, देखो, why this hairy pinna is not present now, why this hairy pinna is not is there in the sister, या किसी भी फीमेल में ऐसा क्यों नहीं होता? देखो, मेल बनते हैं ऑटोजोम्स प्लस एक्स एक्स क्रोमोसोम्स, या एक्स वाई से, सॉरी, इसमें भी बेटा टू ऑटोजोम्स प्लस एक्स वाई, और इसमें भी है टू ऑटोजोम्स प्लस एक्स वाई, ठीक है। बट फीमेल जो होती है टू ऑटोजोम्स प्लस एक्स एक्स। तो मैं आपको बढ़िया चीज बता देता हूँ कि वाई क्रोमोसोम जो है, वाई क्रोमोसोम के ऊपर ही बेटा हेरी पिन्ना का जीन मौजूद है। हेरी पिन्ना का जो जीन है वो वाई क्रोमोसोम पे है, इसीलिए वाई क्रोमोसोम कभी फीमेल में जाता ही नहीं है, और इसीलिए हेरी पिन्ना का कैरेक्टर आपको कभी भी, है ना, फीमेल में देखने को नहीं मिलता। तो अगर मैं ये बोलता हूँ कि ड्यू टू वाई क्रोमोसोम इज नॉट इन द फीमेल, द हेरी पिन्ना कैरेक्टर विल नॉट बी देयर इन फीमेल, तो ये कौन सा बेसिस ऑफ बेसिस हो गया इनहेरिटेंस का? आंसर बिल्कुल सिंपल है, क्रोमोसोमल बेसिस, क्योंकि मैंने वाई क्रोमोसोम का नाम लिया। बट मैं ये कहता हूँ कि नो नो, because Y chromosome do not have, Y chromosome have the, only Y chromosome have the gene of the hairy pinna. Oh yes, तो मैं जीन के बारे में बात करने लग गया, उसकी पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम के बारे में बात कर दिया, तो बेटा मैं उसको बोलता हूँ जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मैं जीन्स को ही कंसीडर करता हूँ, क्रोमोसोम को नहीं। यस और नो? है ना, अब उनको मैं खोल के देखूंगा, उसका सीक्वेंस बना के देखूंगा, वो डीएनए है, उसमें ए है कि टी है कि जी है कि कितनी बार क्या रिपीट हुआ है, ये सब देखूंगा, तो फिर मैं बोलूंगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, बट हमें क्या करना है, हमें प्रॉपरली देखो, है ना,
इसको फॉलो करते चला जाना है। अभी बस एक सादी सी बात बताई मैंने, हेरिडिटी क्या है, इनहेरिटेंस क्या है और वेरिएशंस क्या है, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में देखने को मिलते हैं। और बेटा एक ही जनरेशन में विद इन सिबलिंग्स भी आपको देखने को मिलते हैं। या तो एक एंटायर पॉपुलेशन उठा लोगे, मतलब आप अगर 1 लाख इंसान जमा कर लोगे एक जगह पे, तो ऑब्वियसली बेटा आपको वेरिएशन देखने को मिलेंगे, है ना? मिलेंगे कि नहीं? अगर आप 1 लाख एक पॉपुलेशन लो, उसमें आपको अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग वेरिएशन देखने को मिलते हैं। सो लेट्स मूव टू द नोट्स। ठीक है, नोट्स पे आते हैं। बहुत ही आसान है बच्चों, देखो। तो मैंने आपको एक बहुत ही सिंपल सा नॉर्मल सा फंडा यहाँ पे बताया है ना, वेरिएशन के बारे में। दिस इज व्हाट द पॉइंट है ना, ये है ना, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। राइट नाउ इट्स वेरी सिंपल, वेरी नॉर्मल पॉइंट राइट नाउ। सी, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि यार इनहेरिटेंस का क्या मतलब है? इनहेरिटेंस क्या है? देखो ये एक प्रोसेस है, क्योंकि हाउ कहा ना मैंने, हाउ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो है ना, मतलब देखो कैरेक्टर जो ट्रांसमिट हो रहे हैं फ्रॉम एक जनरेशन टू दूसरे जनरेशन, वो कैसे जा रहे हैं भाई? तो जिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, इसको मैं इनहेरिटेंस कहता हूँ। इज इट क्लियर? ठीक है। yes, अच्छा, तो क्या ट्रांसफर हो रहा है? कैरेक्टर। ओके, तो फिर कैरेक्टर क्या चीज होती है भाई? कैरेक्टर्स है ना, कहाँ से आते हैं कैरेक्टर? देखो कैरेक्टर्स आते हैं जीन से, मतलब जेनाइटल है। ठीक है, जेनाइटल है मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं। ओके, जेनाइटल का मतलब है कि देखो जो भी जीन हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग समझेंगे, अभी तो ये बस इंट्रोडक्टरी लेवल पे है। जब हम लोग बात करते हैं कि अच्छा ये जीन एक्सप्रेस हो रहा है, ये जो जीन है ये एक्सप्रेशन कर रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ? जीन एक्सप्रेशन डिपेंड करता है, वो कैसे डिपेंड करता है? इट डिपेंड ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशन, मे बी इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, जीन एक्सप्रेशन दोनों तरह से हो सकता है। मैं आपको एक साधा एग्जांपल बता देता हूँ। देखो अगर हम लोग आइडेंटिकल ट्विन के बारे में बात करते हैं, मतलब अगर वो एक ही जाइगोट से बने हैं, तो बेटा वो तो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, है ना? बिल्कुल सिमिलर होते हैं, जेनेटिकली सिमिलर। तो क्या वो एग्जैक्टली एक जैसे दिखेंगे? बिल्कुल दिखेंगे यार, दिखते हैं। बट क्या अगर हम उन दोनों को अलग अलग कंडीशन में ग्रो करें, तो एक को हम लोग भेज देंगे स्विट्जरलैंड में ग्रो होने के लिए और एक को भेज देंगे नाइजीरिया में ग्रो होने के लिए, कंडीशंस बहुत ज्यादा डिफर करती है ना? yes, और इनको हम लोग 20-25 साल बाद एक दूसरे के सामने खड़ा करेंगे ना, तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग ये फील होगा कि यार दोनों में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं थोड़ी अलग लग रही है, मतलब आप उनको पहचान लोगे। सो देखो हमारे जीन्स कैसे हैं, इससे ही हमारे या किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर डिटरमाइन होते हैं, ये गलत फहमी है। जीन उस तरह से भी एक्सप्रेस करते हैं कि आजू बाजू में जो उसके एनवायरमेंटल कंडीशन है, ठीक है, उसके ऊपर जो संस्कार हो रहे हैं, संस्कार का मतलब होता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, ठीक है, उस तरह से बेटा उसका डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ जो पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, ये दो नजरिए से होता है। एक कि वो जीन कैसा है, और दूसरा ठीक है उसके ऊपर इम्पैक्ट करने वाला एनवायरमेंट। अभी इसे एनवायरमेंट मतलब आपका सिर्फ सराउंडिंग नहीं होता, एनवायरमेंट का मतलब आपका इंटरनल एनवायरमेंट भी होता है। अब इसको कैसे समझते हैं? देखो अगर मेरे बॉडी में 30,000 जीन है ना, तो एक जीन दूसरे जीन के ऊपर असर करता है, ठीक है, वन जीन ऑल्सो है ना इम्पैक्ट द अदर जीन, तो ये भी इंटरनल एनवायरमेंट में आ जाता है। समझ रहे हो आप? तो ये बहुत ज्यादा जटिल चीज है, इनको हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। बट अभी आपको क्लियर होना चाहिए कि कैरेक्टर क्या चीज है ना? कोई भी जीन का एक्सप्रेशन एक कैरेक्टर है ना? कोई भी एक जीन है उसका एक्सप्रेशन ही कैरेक्टर है ना? वो है ना कैसे आया है इसके बारे में हम लोग देख सकते हो। तो अभी हमारे पास में दो डेफिनेशन, वन इज हेरिडिटी एंड वन इज अ वेरिएशन। सी, अब हेरिडिटी क्या है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, है ना? मतलब कैरेक्टर का ट्रांसफर ही हेरिडिटी है ना? ये कैसे ट्रांसफर हुआ, ये इनहेरिटेंस है, ठीक है। नाउ वेरिएशन क्या है? डिफरेंसेस व्हिच एग्जिस्ट अमंग द मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीसीज। अब एक ही स्पीसीज में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, उनके बीच में जो डिफरेंसेस ऑफ कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, उनको हम लोग वेरिएशंस कहते हैं। देखो वेरिएशंस है, इसीलिए इवोल्यूशन पॉसिबल हुआ, है ना?
तो वेरिएशन इज द बेसिस ऑफ द इवोल्यूशन। करेक्ट है। अगर वेरिएशन नहीं होते तो जो भी डार्विन ने सिद्धांत लगाए हैं अपने, है ना, वो तो पॉसिबल नहीं थे। तो वेरिएशन इज द बेस ऑफ इवोल्यूशन। वेरिएशन जब जमा हो जाते हैं, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाते हैं, तब बेटा नए स्पीसीज बनते हैं। नए स्पीसीज फॉर्मेशन की प्रोसेस को बच्चों हम लोग स्पेशिएशन कहते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज इज कॉल्ड एज द स्पेशिएशन। सिंपल, नया स्पीसीज बन जाना। बट ये बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है। नॉर्मली विद इन अ स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के बहुत सारे जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें वेरिएशन देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम लोग 100 लोग या 1000 लोगों की पॉपुलेशन देखें और आपको बोला जाए कि बच्चों जाओ, आपको आंखों, है ना, आंखों की कलर देखने हैं, ठीक है, आंखों में आंखें डाल के देखना है, ज्यादा देर मत देखना, ठीक है, बस थोड़ी देर के लिए कलर समझने के लिए, ठीक है, नहीं तो अलग प्रकार के रिएक्शंस हो सकते हैं। सी, आपको 1000 लोगों में देखने को मिलेगा कि मैक्सिमम लोगों की आंखें ब्लैक कलर की है। बट क्या सबकी आंखें ब्लैक कलर की होती है? ब्लैक आइज होती है क्या सबकी? नहीं होती। आप जब बेटा डेटा ये लाओगे तो उसका डेटा का एनालिसिस करोगे तो आपको दिखेगा कि अरे यार 75% लोगों में ब्लैक आइज है ना, उसके बाद 15% में ब्राउन कलर के आइज है, ठीक है, और फिर उसके बाद में 3% लोगों में ब्लू कलर की आइज है, 1% लोगों में ग्रीन कलर की आइज है, और बेटा एकदम 0.5% या तो बिल्कुल 0.1% लोगों में अल्बिनिक आइज, सफेद आइज, उनको दिखता भी नहीं है। ठीक है सर, दैट वे आप एक पॉपुलेशन को जब आप ढूंढ के लाओगे तो आपको पता चलेगा कि अरे हाँ, ये वाला जी, ये जो कैरेक्टर है, मतलब कैरेक्टर का जो वेरिएशन है वो ज्यादा देखने को मिलता है, ब्लैक आई, ब्लैक आई। बट आई के अलग अलग कलर के वेरिएशन आपको पॉपुलेशन में मिल सकते हैं। नाउ, ऑर्गेनिज्म कैन बी जेनेटिकली आइडेंटिकल। देखो, कोई भी दो ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली आइडेंटिकल हो सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि ट्विन्स होते हैं या क्लोन होते हैं, बट वो सेम नहीं होते। सेम का मतलब वही इंसान, ये है और ये है, ऐसा नहीं होता। हम लोग सेम का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, यू आर लुकिंग आइडेंटिकल टू दिस पर्सन या यू आर लुकिंग लाइक दिस पर्सन, ऐसा बोल सकते हैं आप उसके जैसा, बट आप वही इंसान हो ये नहीं बोल सकते। दैट इज बिकॉज टू डिफरेंट पर्सन। क्यों? क्योंकि देखो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल आपको समझना है कि जेनेटिकल आइडेंटिकल होना ये अलग बात है, ठीक है, एक्सप्रेसिवली वो बिल्कुल सेम वैसा ही एक्सप्रेशन होना ये इम्पॉसिबल बात होती है। थोड़ा बहुत डिफरेंस, मतलब आपको आइडेंटिकल ट्विन भी होंगे ना, अगर आप देखोगे उनको तो पहले पहले वो आप पहचान नहीं पाओगे, उन दोनों में डिफरेंस नहीं पता लगेगा। बट जब आप उनके साथ में ज्यादा देर तक बातें करने लगोगे, वो रोज आपको मिलने लगेंगे, तो बेटा आपको पहचान में आ जाएगा, अरे हाँ ये अलग है, ये अलग है। थोड़ा थोड़ा आपको डिफरेंस, मदर फादर कैसे पहचानते हैं ट्विन्स के, उनको तो पता रहता है ना, बचपन से देखते हैं, तो थोड़ा बहुत जो भी डिफरेंस है उनके ध्यान में आता है। एनीवे, अभी यहाँ नॉर्मल है, ऑर्गेनिजम्स जेनेटिकली आइडेंटिकल हो सकते हैं, ठीक है। कौन से? जो ट्विन्स है ना, जाइगोटिक ट्विन्स, फ्रेटर्नल ट्विन्स नहीं, जो आइडेंटिकल जाइगोटिक ट्विन्स होते हैं वही से, है ना, आइडेंटिकल होते हैं। या तो क्लोन है जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस है, वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। नाउ देखो, फादर ऑफ जेनेटिक्स हम किसे कहते हैं? आपको तो पता है। यहाँ टर्मिनोलॉजी, फादर ऑफ जेनेटिक्स हम लोग कहते हैं ग्रिगोर जॉन मेंडल, और उन्होंने काम किया था पी प्लांट के ऊपर, ठीक है। बट इतने से काम ना चलेगा, ये तो हो गया 10th वाला। अब आपको पता होना चाहिए फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किन्हें कहते हैं। तो ये है डब्ल्यू बैटसन। इसका नाम बेटा पहले भी मैंने बताया था। यही जो इंसान है जिसने यहाँ पे टर्मिनोलॉजी दी है बेटा, जैसे कि गेव द टर्मिनोलॉजी टर्म जेनेटिक्स। उन्होंने एक और टर्म दिया है एलिल, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, हेमीजाइगस, ये सब। अब ये सारे टर्म हम लोग धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है, वन बाय वन एक एक चीज को हम लोग समझेंगे। जेनेटिक्स में हम लोग पहले तो समझ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये एक और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। मतलब भाई साहब ने बहुत ही एक्सपेरिमेंट कर डाले। इनका नाम था बेटा टी.एच. मॉर्गन, ठीक है, मॉर्गन। मॉर्गन भाई साहब ने ड्रोसोफिला जो है, फ्रूट फ्लाई जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके ऊपर बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव रिसर्च किया है जेनेटिक्स में, है ना, ड्रोसोफिला के ऊपर। पक्का। इनकी बुक भी बड़ी फेमस है, द थ्योरी ऑफ जीन्स, ये बुक है, ठीक है।
नाउ इन्होंने भी कुछ टर्मिनोलॉजीज दी है, जैसे कि लिंकेज, सेक्स लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है, ये भी हम लोग समझेंगे। लिंकेज क्या है, सेक्स लिंकेज क्या है, रिकॉम्बिनेशन क्या है। बट टीएच मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट से है ना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो मेंडल का लॉ है, उसको बिल्कुल डेफिनेटली बैठा है ना, अलग नजरिया हमको दिया है। नेक्स्ट उसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद है फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। अभी देखो, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स जिनको हम लोग कहते हैं, उनको उनका नाम है ए गैरोड। ठीक है, अब ये जो गैरोड भाई साहब है, इनका उनको क्रेडिट जाता है, इन्होंने सबसे पहला जेनेटिकल डिसऑर्डर ढूंढ लिया था, और उस डिसऑर्डर का नाम है बेटा एल्केप्टोन यूरिया। अब ये डिसऑर्डर के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ब्लैक यूरिन डिजीज। ठीक है, एल्केप्टोन यूरिया, यूरिया से समझ में आना चाहिए, इट इज रिलेटेड टू द यूरिन। ठीक है, तो देखो बहुत सारे डिसीजेस है जेनेटिकल जो होते हैं, है ना, जो जीन्स में गड़बड़ी के वजह से होते हैं, तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बट रिमेंबर, गैरोड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट जेनेटिकल डिसऑर्डर डिस्कवर्ड, दैट इज अल्केप्टोन्यूरिया। देखो इन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसको हम लोग, बहुत ही फेमस बुक है बेटा, इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। देखो मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी में जो भी होते हैं, ठीक है ना, उसमें जब भी एरर होते हैं, इनबॉर्न है मतलब वो जेनेटिक है ना भाई, इनबॉर्न है मतलब जेनेटिक है ना, एरर्स है मतलब कुछ ना कुछ म्यूटेशन हुए हैं, और उसके वजह से इम्पैक्ट होगा आपके मेटाबॉलिज्म में, और बेटा डिसऑर्डर हो जाता है। सो ये बुक है बहुत ही फेमस, है ना। नेक्स्ट वन इज व्हाट द, है ना, इनका कंसेप्ट क्या था। इनका कंसेप्ट था कि अगर सपोज कोई एक जीन अगर थोड़ा भी चेंज हो जाता है, जिसको हम लोग म्यूटेंट जीन बोलते हैं, अगर थोड़ा भी कोई जीन चेंज हो जाता है तो डेफिनेटली बेटा वो एक मेटाबॉलिक ब्लॉक क्रिएट कर देगा। ठीक है, एक मेटाबॉलिक ब्लॉक क्रिएट करेगा। जैसे कि मैं आपको थोड़ा समझा दूं इसको। देखो, मान लेते हैं बेटा कि हमारे शरीर में डी नाम का प्रोडक्ट जो है वो काम कर रहा है, वो बनना चाहिए। ठीक है, डी नाम का प्रोडक्ट है जिसकी वजह से हमारा कोई एक फंक्शन काम करता है। बट देखो, डी जो प्रोडक्ट बनता है, डी इज अ फॉर्म फ्रॉम द सी, सी से बनता है। बट सी जो है ये प्रोडक्ट बनता है रॉ मटेरियल जिसको बोलते हैं बी से, और बी ये बनता है बेटा ए से। नाउ अंडरस्टैंड दिस, ए से बी बनता है, बी से सी बनाया जाता है, और सी से डी बनाया जाता है। जैसे आप फोटोसिंथेसिस पढ़ते हो, कैस्केड्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं, एक कहीं से शुरू होता है और अल्टीमेटली, है ना, ग्लूकोज से शुरू हुआ, पायरुवेट एसिड बना। तो बीच बीच में कौन आते हैं बेटा, एंजाइम्स आते हैं। तो यहाँ देखो एंजाइम 1 है, एंजाइम 2 है, एंजाइम 3 है। मतलब ये प्रोडक्ट लाने के लिए हमें 3 एंजाइम की जरूरत है बॉडी में, बराबर है। अब देखो, इस एंजाइम को बनाने के लिए एक जीन है अलग वाला, इस एंजाइम का अलग जीन है, इसका इस एंजाइम का अलग जीन है। मान लेते हैं E2 नाम का जो जीन है उसमें डिफेक्ट आ गया, उसमें म्यूटेशन हुआ, तो क्या होगा बताओ। ए से बी तो बन जाएगा, बट बी से सी कभी नहीं बनेगा, और सी नहीं बनेगा तो, है ना, ये वाले E3 का तो कोई यूज ही नहीं है फिर। तो मेटाबॉलिक ब्लॉक तो यहाँ क्रिएट हो गया। बात समझ लिया आप? ठीक है, तो मेटाबॉलिक ब्लॉक तो वहां आ गया। तो इसीलिए अगर एक जीन भी म्यूटेट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो अपना वो एंजाइम नहीं बना पाएगा, और अगर वो एंजाइम नहीं बना तो ऑब्वियसली बेटा, है ना, डिसऑर्डर्स क्रिएट होंगे। इसकी डेफिशिएंसी होगी डी की, और डी की डेफिशिएंसी अगर होगी तो मेटाबॉलिज्म सही से नहीं हो पाएगा, और इट विल बी कंसिडर्ड एज ए डिसऑर्डर। करेक्ट है? सो दैट इज व्हाट द सिंपलेस्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड नाउ। तो बेटा आगे चलते हैं। यहाँ पे अब आती है बात, तो हमने बिल्कुल सादे लेवल पे समझ लिया कि क्या क्या है, कौन कौन है फादर ऑफ, जो है ना, ह्यूमन जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, और फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। राइट नाउ, फादर ऑफ जेनेटिक्स वाले जो फंडे के बाद में हमें सबसे पहले फोकस करना है बेटा वेरिएशन के ऊपर। वेरिएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा है, क्योंकि जब तक आप वेरिएशन नहीं समझते तब तक आपको जेनेटिक्स समझना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि वेरिएशन से ही बेटा हम लोग सारे प्रिंसिपल्स को समझ सकते हैं जेनेटिक्स के। ठीक है, इवन इवोल्यूशन को भी हम लोग वेरिएशन से ही समझ सकते हैं। ठीक है, सिमिलैरिटी होती, सभी लोग एक जैसे ही होते, आइडेंटिकल होते, तो बेटा ये सब कुछ समझ पाना बड़ा ही मुश्किल था। वेरिएशन है इसीलिए हम सब कुछ समझ पाते हैं। जैसे कि अगर सपोज डिसऑर्डर नहीं आता,
100 लोगों में एक बंदे में डिसऑर्डर आया तो ही आप ढूंढना चालू करोगे अरे ये डिसऑर्डर क्यों आया भाई, है ना। तो वो वेरिएशन है, डिसऑर्डर एक वेरिएशन है, सही बात है ना। 100 लोगों में 99 लोग ये कैरेक्टर शो कर रहे हैं और ये एक ही बंदा है जो अलग ही फंक्शन कर रहा है। सो हमें सोचने को मजबूर हो जाएंगे। नेक्स्ट वन लो, इसीलिए सबसे पहले हमें वेरिएशन और उसके टाइप्स को समझना जरूरी है। देखो वेरिएशन क्या है, अभी मैंने आपको समझाया भी एग्जांपल के साथ में। डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीसीज, ये बात हमने बोली। सेम स्पीसीज के जो लोग हैं, जो भी इंडिविजुअल्स है, उनके बीच में जो डिफरेंसेस आते हैं, है ना, इस चीज को बेटा हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं बच्चों वेरिएशन। ठीक है, सेम स्पीसीज के डिफरेंसेस हमें देखने। ठीक है, तो ये बहुत नॉर्मल है। नाउ ये डिफरेंसेस कैसे हो सकते हैं, डिफरेंसेस का क्या मतलब है भाई, व्हाट इज डिफरेंस। ये डिफरेंसेस हमने लिख दिया, ओके डिफरेंसेस होने चाहिए, बट क्या मतलब है डिफरेंसेस का। तो यहाँ पे आता है इट कैन बी और इट मे बी मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस, ऊपर ऊपर से दिखने वाले डिफरेंस, या उसको कट करके देखो एनाटॉमिकल डिफरेंस। ठीक है, मतलब एक किडनी गायब है, अरे एक किडनी गायब है, एक ही किडनी है इस बंदे को यार, या तो इसका हार्ट लेफ्ट साइड में है, ये एनाटॉमिकल डिफरेंस हो सकता है, करेक्ट है। फिजियोलॉजिकल डिफरेंस, अरे इसमें C3 पाथवे होता है, इसमें C4 पाथवे होता है, ओहो, और ये तो CM पाथवे, अरे ये तो वेरिएशन है ना, फिजियोलॉजिकल वेरिएशन, फंक्शन कैसे कर रही है। सेल्यूलर वेरिएशन, अलग अलग प्रकार के सेल्स होते हैं यार, सेल्स में वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। और एक खतरनाक है बिहेवियरल वेरिएशन। देखो अगर आप देखोगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इवन सिंगल विद इन अ सेम स्पीसीज बहुत डिफरेंटली बिहेव करते हैं एक दूसरे के साथ भी। ठीक है, तो ये होता है बिहेवियरल डिफरेंस। ठीक है, तो ये देखो मतलब एक जो फीमेल डॉग होती है ना, मदर डॉग, अब वो देखो वो तो एक बिल्कुल वो केयर करना चाहती है अपने हर जो भी उसके पपीज होते हैं सबका, बट वन डे शी विल टेक द डिसीजन टू ईट हर ओन चिल्ड्रंस। ठीक है, अपने ही बच्चों को खाने का बेटा वो निर्णय ले लेती है, तो ये बिहेवियर है। अब ये कैसे होता होगा ट्रिगर उसके अंदर, आप इमेजिन करो। ठीक है, सो देखो ये है डिफरेंसेस। तो डिफरेंसेस बहुत सारे अलग प्रकार के हो सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, सेल्यूलर और बिहेवियरल, पक्का नॉर्मल है। नाउ सपोज हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, जब भी हम लोग वेरिएशंस के बारे में बात करेंगे, वेरिएशंस आर ऑलवेज प्रेजेंट। देखो कभी भी कोई भी पॉपुलेशन में आप जाओगे ना, वहां पे ऑलरेडी वेरिएशन देखने को मिलते हैं और वो पहले से होते हैं, कोई वेरिएशन बना नहीं सकता, है ना, हम लोग वेरिएशन बना नहीं सकते, दे आर देयर ओनली। ठीक है, तो जो भी हम लोग डार्विन के बारे में भी पढ़ते हैं, पक्का, तो डार्विन क्या बोलता है, फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब क्या है, तो एक अगर कोई किसी को आप फिट बोल रहे हो तो दूसरे को आप कमजोर भी तो बोल रहे हो, किसी को वीक तो बोल रहे हो, अनफिट तो बोल रहे हो, तो ये दोनों वेरिएशन है ना। फिट वेरिएशन इज देयर, फेवरेबल वेरिएशन है, अनफेवरेबल वेरिएशन भी तो है, तो पहले से ही है वो। अब उसमें से कौन टिकेगा कौन नहीं, ये तो समय के साथ एनवायरनमेंट के साथ में डिसाइड होगा। सो वेरिएशंस आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पॉपुलेशन, और वो इसेंशियल होते बेटा, किसी भी पॉपुलेशन में वेरिएशंस होना बहुत जरूरी है, इंटरेक्शंस के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, इट इज द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। अगर देखो अगर डेफिनेटली बेटा रॉ मटेरियल है ना इवोल्यूशन के लिए, इवोल्यूशन होगा ही नहीं अगर वेरिएशन नहीं है तो। यस, नाउ देखो अब हमें टाइप्स ऑफ वेरिएशन पढ़ने हैं। क्या क्या टाइप्स है भाई वेरिएशन के, देखो एक होता है सोमैटिक वेरिएशन या सोमैटोजेनिक वेरिएशन जिसको हम लोग कहते हैं। राइट नाउ जस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर, देखो ये क्यों होते हैं सोमैटिक वेरिएशन, अकर्स इन सोमैटिक सेल। आपके बॉडी में जो भी सोमैटिक सेल है उनमें ही ऐसे वेरिएशन आपको देखने को मिलेंगे, इनको हम लोग सोमैटिक वेरिएशन कह सकते हैं, नॉर्मल है। ठीक है, दूसरा ये वेरिएशन बड़े ही आराम से दिखाई पड़ते हैं और सिग्निफिकेंट होते हैं, मतलब बिल्कुल क्लियर दिखाई देते हैं। ठीक है, और ऐसे वेरिएशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते नहीं, क्योंकि ये वेरिएशन किसी एक इंडिविजुअल में आया है, उसके सोमैटिक सेल में आया है। जैसे कि कैंसर इज नॉन इनहेरिटेबल डिसऑर्डर, व्हाई, बिकॉज देखो किसी के किडनी को कैंसर हो गया, अब वो किडनी में हुआ है ना, किडनी के सेल्स कभी भी स्पर्म नहीं बनाएंगे, किडनी के सेल्स कभी भी एक सेल नहीं बनाएंगे,
इसीलिए जो चेंज किडनी के सेल्स में आया है वो इनहेरिट नहीं होता। इसीलिए मैक्सिममली है ना, एक आध दो एग्जांपल है जो इनहेरिटेबल कैंसर होते हैं, बाकी सारे नॉन इनहेरिटेबल कैंसर्स होते हैं। आर यू श्योर? ठीक है, तो ऐसे वेरिएशन वो इंडिविजुअल के जिंदगी में आते हैं, उसके सोमैटिक सेल्स में आते हैं। ठीक है, उनको नॉन इनहेरिटेबल कहेंगे। वो बड़ा लार्ज है, वो सिग्निफिकेंट है, वो दिखाई देते हैं। ठीक है, नो रोल इन इवोल्यूशन, इसका कोई इवोल्यूशन में रोल है क्या? क्योंकि वो जाता ही नहीं है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तो इसका इवोल्यूशन में कोई रोल है नहीं। ठीक है, ये ऐसे वेरिएशन किसी भी इंसान या किसी भी ऑर्गेनिज्म के जिंदगी में उसके बर्थ के बाद में आते हैं, बर्थ के बाद, प्रोड्यूस्ड आफ्टर बर्थ। और जैसे उसकी डेथ होती है उसके साथ वो वेरिएशन खत्म भी हो जाता है। ठीक है, तुम क्या लाए थे, तुम क्या लेके जाओगे, ये वाला कंसेप्ट है यहाँ पे गीता का। ठीक है, तुम क्या लाए थे, कुछ नहीं लाया था मैंने, वेरिएशन वो तो बाद में मिला, और जो मिला है वो यही छोड़ के जाओगे भाई, यही है। So it is produced after birth, finishes with death, that's it. Yes, अभी आपने साइकिल चलाना सीख लिया होगा, तो क्या अगर आपने साइकिल चलाना सीख लिया है तो डेफिनेटली बेटा ऐसा होगा क्या कि आपके जो बच्चे होंगे वो तुरंत है ना बिल्कुल पैदा होते लाओ साइकिल मेरे को चलाने दो, ऐसा तो नहीं होता। उससे भी सीखना पड़ेगा, है ना, बच्चे को भी सीखना पड़ेगा भाई। इसीलिए ये एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है भाई। ये कैरेक्टर कैसे हैं? एक्वायर्ड कैरेक्टर है, ये सारे एक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, और देखो ये हम लोग सीखते हैं फॉर बेटर सर्वाइवल। कभी आपने शायद देखा होगा, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे रख चुका हूँ, आप देख सकते हो कि अफ्रीकन कंट्रीज में जाओगे ना, कहीं कहीं कम्युनिटीज है उनमें है ना ऐसी लंबी गर्दन देखने को मिलती है, बहुत लॉन्ग नेक। वो क्या करते हैं, खास करके फीमेल्स में ये ट्रेडिशन है उनमें, है ना, ऐसे वो जो होते हैं ना पत्थर के बिल्कुल ऐसे रिंग्स बना लेते हैं, और बचपन में बेटा वो रिंग्स जो है डालना शुरू कर देते हैं। और वो रिंग्स इतने दर्दनाक तरीके से वो डालते रहते हैं वहां पे बीच में नेक में, है ना, फिक्स कर देते हैं उसको, कि धीरे धीरे उनकी नेक जो है वो लंबी होती चली जाती है। बट बेटा उनको हर जनरेशन में ये काम करना पड़ता है, मतलब इतने जनरेशन से वो कर रहे हैं, तब भी ऐसा नहीं होता कि एकदम से लंबी गर्दन वाली फीमेल पैदा हो जाए। इट्स नॉट, ये सर ना, है ना, जैसे Yes, कि sir. बाली जो पहनते हैं कानों में, है ना, तो उसके लिए लोग जो है, जो ईयर का लोब होता है डाउन वाला, उसमें छेद करते हैं, बराबर है, पियर्सिंग ऑफ द ईयर्स। तो क्या बेटा ऐसा नहीं होता कि हर बार जब बच्चा पैदा होता है तो उसका पियर्सिंग करना पड़ता है ना? तो देखो बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो बिल्कुल भी अगर नेचर चाहता तो कर देता ना। तो ये आपने, है ना, इयररिंग पहनना है कि नहीं पहनना है, ये आपका ओरिजिनल डिसीजन है ना, इट्स नॉट अ नेचुरल थिंग, है ना, बराबर। सो देखो ये सारे वेरिएशन सोमैटिक होते हैं, और ये डेफिनेटली एक्वायर्ड होते हैं, और डेथ के साथ। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये नॉन इनहेरिटेबल है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये इनहेरिट नहीं होते। अच्छा, ये क्यों आते हैं किसी की जिंदगी में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में? इसके कॉजेस हो सकते हैं, क्या कॉज है? देखो एक तो कारण हो सकता है एनवायरमेंटल कारण, है ना, विद एनवायरमेंट एडजस्ट करने के लिए ऐसा हो जाएगा। अगर आप पहाड़ों पे पैदा हो जाओगे तो आपके हीमोग्लोबिन जो है बेटा, है ना, थोड़े ज्यादा बनेंगे। ठीक है, यूज एंड डिसयूज, देखो जिराफ वाला है ना, लैमार्किज्म आपने जरूर पढ़ा होगा, है ना, गर्दन Yes, sir. लंबी हो गई, वो वाला कैरेक्टर। तो यूज एंड डिसयूज, इवन आप अपने ब्रेन के साथ भी ये करते हो। इफ यू यूज योर ब्रेन, योर सिनेप्सिस, यू बिकम मोर एंड मोर शार्प। इफ यू डोंट यूज इट, ठीक है, यू बिकम डम। दैट्स इट, सिंपल, है ना, हर चीज में। मतलब अगर आपको पेंटिंग आती है और आप उसको करते जाते हो, यू बिकम एक्सपर्ट ऑफ दैट, यू नो। इफ यू डोंट डू दैट, ओके, यू लॉस्ट दैट कैरेक्टर। ठीक है, बट ये सब कुछ बेटा हम लोग अपने कॉन्शियस एफर्ट से पाते हैं। सोमैटिक वेरिएशन कॉन्शियस एफर्ट से आते हैं। ठीक है, हम खुद सोचते हैं कि यार मुझे ये करना है ऐसा। ठीक है, तो ये कॉन्शियस एफर्ट से होता है। तो ऑब्वियसली बेटा दूसरा टाइप क्या है इसका? दूसरा जर्मिनल वेरिएशन है, या ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन है। अभी जर्मिनल जो होता है ये जर्मिनल सेल में आता है। अब कुछ बच्चों को जर्मिनल सेल मतलब एग सेल या स्पर्म सेल लगता है, नहीं। जर्मिनल सेल मतलब वो सेल जिनसे गैमेट प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, गोनैड के सेल्स। तो जर्मिनल सेल में अगर वेरिएशंस आ जाए, म्यूटेशन हो जाए,
तो बेटा वो गैमेट्स में आएंगे, और गैमेट्स में अगर वो वेरिएशन पहुंच गए तो फिर वो जाइगोट में आएंगे, और बेटा जाइगोट से तो नई जनरेशन शुरू होती है। इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये इनहेरिटेबल है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इनहेरिटेबल वेरिएशन। ठीक है, इसका डेफिनेटली बेटा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन द एवोल्यूशन। यस और नो? नाउ देखो, हमको तो ये भी पता है दो, है ना, यहाँ पे अब नोटिस करना है कि दो प्रकार के जर्मिनल वेरिएशंस हो सकते हैं। बड़े ही ध्यान से समझना, कभी कभी बच्चे इतने सिंपल कंसेप्ट में कंफ्यूज हो सकते हैं। देखो, दो प्रकार के जर्मिनल वेरिएशन होते हैं। पहला पॉइंट, जर्मिनल वेरिएशन क्या है? जर्मिनल वेरिएशन वो है जो बच्चे के इनबॉर्न, मतलब जैसे भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा होगा तो वो जन्म के साथ लेके आएगा वो कैरेक्टर, वो जीन। ठीक है, दूसरा उसको सीखना नहीं पड़ेगा ये। ठीक है, वो ये है कि ये इनहेरिट होता है, बस इतना पहले समझो। अब ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब वो कैसे कब उभर करके सामने आते हैं, इस हिसाब से बेटा जर्मिनल वेरिएशन भी दो प्रकार के हैं। अब इसको बड़े ध्यान से समझो। मैं एक बहुत ही सादा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा, मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा, आप इसको समझो। मान लेते हैं ये एक पहली जनरेशन है, फिर उसके बाद में दूसरी जनरेशन आई, तीसरी जनरेशन आई, चौथी जनरेशन आई, पांचवी, ये ह्यूमन बींग्स की जनरेशन। और इस जनरेशन में आपको देखने को मिलता है कि इसको, है ना, ये पहले वाले जो है ना, बहुत ज्यादा ग्रैंड 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 फादर जो है, इनको टेल नहीं है, इनको भी 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 टेल नहीं है। ये सिक्स्थ जनरेशन में एक बच्चा पैदा हुआ, उसको टेल है। अब क्या हुआ? ठीक है, ये सडनली एक ऐसा वेरिएशन आ गया, भाई ये कैसे हो गया, है ना, लोगों ने बिल्कुल पेपर में छाप कर दिया, अरे बाप रे, है ना, बिल्कुल टेल वाला आ गया, टेल वाला बच्चा। ये जो चीज होती है, सडनली एक जनरेशन में आपको एकदम टेल वाला बच्चा देखने को मिलेगा ना। व्हाट इज दिस, यू नो? टेल तो सब में होती है यार, एम्ब्रियोनल स्टेज में सब में टेल होती है, बट ये जो आने ऊपर वाले जितने भी है, सब ने टेल को बेटा खत्म कर दिया, टेल बनने नहीं दिया, उनकी प्रोसेस ऐसी हुई। बट ये जो सिक्स जनरेशन में, इसमें म्यूटेशन हुआ और इसकी टेल बच गई, इसलिए इसको ये टेल वाला दिखाई देता है। तो इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। डिसकंटिन्यूअस क्यों है? क्योंकि सडनली आ गया भाई, सडनली आ गया। सर इसका रीजन क्या है? रीजन बताया ना मैंने, रीजन अभी तो बताया मैंने कि उसकी जो टेल को वैनिश करने वाली जो जेनेटिक सिस्टम है वो फेल है। सब में टेल थी ना, पहले वाले में, दूसरे वाले में, सब में टेल होती है, सबके एम्ब्रियोन स्टेज में टेल होती है ना। बट सबका ऐसा जेनेटिकल सिस्टम, जब एम्ब्रियो से फीटस बनता है तो टेल गायब हो जाती है, मतलब वैसे एंजाइम बनते हैं। अब इस बंदे में बना ही नहीं यार, तो वो टेल रह गया। एवरीवन इज क्लियर? यस क्लियर है ना? हाँ, अब देखो, अब मैं ये बोलता हूँ, सडनली ये बंदे को देख रहा है, इसको तो टेल है भाई, टेल है, तो ये डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है ना। मतलब देखो, सेवन जनरेशन में नहीं आएगा, है ना, अचानक से एक जनरेशन में आपको वेरिएशन दिख जाए, उसको डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन कहते हैं। बट बेटा देखो, मैं अगर लेता हूँ कैरेक्टर ऑफ हाइट, हाइट 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 क्या है? इसको भी कुछ ना कुछ हाइट है, हाइट है, हाइट है, हाइट है, हाइट है, ये जो टेल वाला उसको भी हाइट है। सो हाइट इज अ कंटिन्यूअस वेरिएशन, थोड़ा बहुत आ सकता है वेरिएशन, यस और नो? वो हर जनरेशन में होता है, बिना हाइट के कैसे होगा? इंसान तो है, मतलब हाइट इज अ कैरेक्टर बी देयर, यस और नो? यस है ना? सर। तो ये डिफरेंस आपको समझना है। देखो, कंटिन्यूअस वेरिएशन जो है वो मोस्ट कॉमन होते हैं, वो कॉमनली हमें देखने को मिलते हैं, तो कॉमन वेरिएशंस, कंटिन्यूअस वेरिएशंस आर कॉमन वेरिएशन, सिंपल। ठीक है, वो मोस्ट कॉमन है पूरे पॉपुलेशन में, वो कैरेक्टर आपको देखने को बेटा वो अपीयर होता है, हाइट हर जनरेशन में अपीयर होगा। देखो, स्मॉल चेंजेस आपको उस वेरिएशन में देखने को मिलती है, स्मॉल चेंजेस ऑन बोथ पॉजिटिव और निगेटिव साइड। जैसे कि दादा की हाइट 6 फीट थी, ठीक है, वन वाले, सेकंड वाले दादा जो थे उनकी हाइट 5.9 इंच थी, समझ लो, थोड़ा बहुत कम हो गया। और तीसरा वाले जनरेशन में उनका 6.1 है। मतलब बेटा देखो, वेरिएशन हाइट में, हाइट ये कैरेक्टर आपको देखने को मिल रहा है, हर जनरेशन में आपको प्लस माइनस कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिल रहा है, करेक्ट है? एवरीवन इज गेटिंग दिस और नॉट? यस सर। हाइट का कैरेक्टर है ना, हर एक जनरेशन में हर एक की हाइट सेम ही होती है क्या? नहीं होती।
है ना, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। तो स्मॉल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे ऑन बोथ पॉजिटिव एंड माइनस साइड्स। नाउ ऑन एन एवरेज कैरेक्टर, अब हम लोग एवरेज कैरेक्टर ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम एवरेज कैरेक्टर लेते हैं तो उसके आजू बाजू में आपको हमेशा फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगे, इसीलिए ये कंटिन्यूअस वेरिएशन को हम फ्लक्चुएशंस कहते हैं। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बेटा इवोल्यूशन में। अगर हम ह्यूमन हाइट का एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं 1000 लोग हम लोगों ने कंसिडर कर लिए, तो 1000 लोगों में सबसे कॉमन हाइट कौन सी है? 5 फीट 6 इंचेस। यस, ये हाइट हमने ले ली, तो ये होगी बेटा मीन वैल्यू, मेन मीडियम। बट देखो, क्या आपको पॉपुलेशन में ऐसे भी बंदे देखने को मिलेंगे जिनकी हाइट 3 फीट है, जो यहाँ पे आपको नोटिस होंगे, ठीक है, जिनकी 4 फीट है वो यहाँ पे नोटिस होंगे, यस और नो, बट उनकी नंबर बढ़ती चली जाएगी, है ना। और बेटा आप देखोगे कैसे भी लोग देखेंगे मिलेंगे जो 6 फीट के हैं, 6.5 के हैं, 7 फीट के हैं, 8 फीट का एक आध दो आपको बंदा मिलेगा पूरे दुनिया में, है ना। तो इसका मतलब ये है कि एक मीन वैल्यू जो होती है एवरेज, उसके आजू बाजू में राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, प्लस माइनस में आपको वेरिएशंस देखने को मिलते हैं फ्रॉम एंड फॉर ए सिंगल कैरेक्टर। इसीलिए इनको हम लोग फ्लक्चुएशंस कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम लोग? फ्लक्चुएशंस कहते हैं। छोटे छोटे वेरिएशंस, इसकी हाइट 5 फुट, अच्छा 10 इंच है, इसका 5 फुट 9 इंच है, ओहो कितना डिफरेंस है यार, 1-1 इंच का, ये सर ना, है ना। Yes, sir. ये जो डिफरेंसेस होते हैं, तो डार्विन का जो भी सिद्धांत है वो इसी पे निर्भर है। अगर इतने वेरिएशंस अवेलेबल रहे, कंटिन्यूस वेरिएशन अवेलेबल रहे, तो है ना, उसमें कुछ फिट हो सकते हैं, कुछ फेवरेबल, कुछ अनफेवरेबल। सो डार्विनिज्म इज बेस्ड ऑन द कंटिन्यूअस वेरिएशन, ठीक है, कंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन, और ये वेरिएशन इनहेरिटेबल है, जर्मिनल है। इट इज ड्यू टू, अब ये क्यों आते हैं भाई? ये इसीलिए आते हैं क्योंकि मियोसिस होता है, मियोसिस जहां पे क्रॉसिंग ओवर होगा, और रैंडम मेटिंग होती है। रैंडम मेटिंग मतलब का मतलब क्या होता है? कोई भी मेल किसी भी फीमेल के साथ में मीटिंग कर सकता है, ठीक है। उनके अंदर है ना, अभी मेल फीमेल सिलेक्ट हो गया, देखो 1 लाख लोग है, उसमें से एक मेल और एक फीमेल सिलेक्ट हो गई, ठीक है। अब उसमें से उस फीमेल में यार बहुत सारे एग्स बन सकते हैं हर महीने के अलग, और एक मेल में बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म बन सकते हैं। अब मिलियंस ऑफ स्पर्म में से कौन सा स्पर्म किस एक के साथ में मेटिंग करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा, इस पे डिपेंड करता है कि वेरिएशन आएगा, वेरिएशन, है ना। तो क्रॉसिंग ओवर मियोसिस के वक्त, मतलब गैमिट बनते वक्त क्रॉसिंग ओवर हो जाना, और जो गैमिट बने हैं उनका बेटा रैंडमली रिकॉम्बिनेशन होना, मेटिंग होना, इससे तय होता है कि यार किस प्रकार का वेरिएशन आएगा। इसीलिए इतने सारे वेरिएशन आपको देखने को मिलते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल या नॉट? Yes, sir. है ना। अब देखो पहला तो मुद्दा आता है यार, ये जो भी वेरिएशन है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये जो हमने कंटिन्यूस वेरिएशन बोला, इसके 2 टाइप है। कंटिन्यूस वेरिएशन के, देखो मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से समझो। वेरिएशन के 2 मेन टाइप, एक कौन सा है? सोमैटिक, और एक है जर्मिनल, बराबर। सोमैटिक पहले निपटा दिया हमने, उसका कोई मतलब नहीं है पूरा। बट जर्मिनल वेरिएशन के 2 वेरिएशन, 2 टाइप है, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। मैं अभी कंटिन्यूअस पढ़ा रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि कंटिन्यूअस के 2 टाइप है, वो कौन से हैं? सब्सटेंटिव एंड मेरिस्टिक। ये बहुत आसान है। सब्सटेंटिव वेरिएशन का मतलब क्या है? इट इज रिलेटेड टू चेंज इन अपीयरेंस, अपीयरेंस में चेंज है। एग्जाम्पल, चेंज इन शेप, साइज, कलर, हाइट, वेट। देखो सबका वेट अलग अलग होता है, हाइट अलग अलग होती है, कलर्स में कितने डिफरेंसेस है। आप इंडिया में निकल पड़ो, आप लोग है ना, वो उधर गोरे लोग बड़े बोलेंगे कि अच्छा ये तो अलग है, बट यार इंडिया में लेके दिया लेके घूमोगे तो कितने डिफरेंट कलर के लोग देखने को मिलते हैं, सर ना, है ना। तो अगर Yes, आप sir. देखोगे तो शेप, साइज, कलर, हाइट, वेट, ये जो चीजों में अगर अपीयरेंस में वेरिएशन देखने को मिलता है, जर्मिनल वेरिएशन, तो उसको हम सब्सटेंटिव जर्मिनल कंटिन्यूअस वेरिएशन कहते हैं। मेरिस्टिक क्या है? मेरिस्टिक मतलब होता है नंबर, रिलेटेड टू द चेंज इन द नंबर। जब भी नंबर वाली बात आती है ना तो ही होगा। जैसे नंबर ऑफ ग्रेन्स इन अ व्हीट, अभी आप एक व्हीट का बेटा पूरा इन्फ्लोरेसेंस उठा लोगे तो उसमें कितने फ्लावर है और उसके कितने फ्रूट्स बनेंगे,
ठीक है। नंबर ऑफ ग्रेन्स इन व्हीट, नंबर मेजर किया तो ही बेटा वो वेरिएशन है। तो क्या बेटा हर एक लोब में, है ना, सेम नंबर ऑफ व्हीट ग्रेन होंगे क्या? नहीं होते, है ना। आपने कोई भी कॉर्न खरीदे, 4-5 कॉर्न खरीद ले, उसमें बेटा जो मेज ग्रेन्स होती है, मेज ग्रेन, वो इक्वल होंगी क्या? नहीं होती, है ना। सो नंबर में वेरिएशन आ गया। नंबर ऑफ टेंटेकल्स इन हाइड्रा, अगर आप हाइड्रा को देखोगे ना, तो हाइड्रा में जो टेंटेकल्स होते हैं उनके भी नंबर वेरी करते हैं। इवन नंबर ऑफ बॉडी सेगमेंट्स इन अर्थवॉर्म, देखो लेंथ के हिसाब से अर्थवॉर्म में अलग अलग प्रकार के नंबर ऑफ जो है सेगमेंट देखने को मिलते हैं। तो जब भी नंबर, ये कंटिन्यूअस होता है, मतलब हर जनरेशन में आपको बेटा अर्थवॉर्म के, हर जनरेशन में हाइड्रा के, और हर जनरेशन में व्हीट के आपको ये वेरिएशन देखने को मिलेंगे। इसीलिए ये कंटिन्यूअस है, ये इनहेरिट होते हैं। आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू। अब हमने Yes, पढ़ा sir. कंटिन्यूअस, सब्सटेंटिव और मेरिस्टेमेटिक दो। अब हम लोग बात करेंगे डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन के बारे में। विल टॉक अबाउट द डिसकंटिन्यूअस। और डिसकंटिन्यूअस मैंने समझा दिया। देखो ये रेयर होता है, देखो किसी भी बच्चे को पूछ टेल होना नॉर्मल कंडीशन है क्या भाई? नहीं ना, रेयर है ना। लोग पेपर में छाप देते हैं, देखो मैंने देख लिया, रेयर है, सही है। ये देखो ये अपीयर सडनली, अचानक से आ जाता है इन एनी जनरेशन, किसी एक जनरेशन में आ गया, देखो, है ना। मैं भी एक कैरेक्टर हूँ, मुझे भी देखो अपीयर सडनली इन एनी जनरेशन, किसी भी जनरेशन में टपक पड़ेगा। देखो और ये लार्ज एंड सिग्निफिकेंट होते हैं, इतना जबरदस्त वेरिएशन होता है कि दिखाई पड़ेगा। अरे पूछो ना, टेल है, जबरदस्त वेरिएशन है ना ये। छुपेगा क्या? ये नहीं छुपेगा, वो अपीयर होगा, बिल्कुल दिखेगा, अरे, है ना। अगेन ये भी इनहेरिटेबल है, इनहेरिट होता रहता है, ठीक है। दबा रहता है, दबा रहता है, उसका जीन चल रहा है, बट सडनली अचानक से फिर से आ जाता है। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। यस, सो इट्स इनहेरिटेबल। इसका भी रूल बेटा है इवोल्यूशन में, क्योंकि, है ना। देखो अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि इसका डेफिनेटली बेटा रोल इवोल्यूशन में है, बट, है ना, इसका जो इवोल्यूशन में रोल है हमने खारिज कर दिया, क्योंकि इसमें जो वेरिएशन देखने को मिलते हैं बहुत बार बेटा डिसकंटिन्यू हो जाते हैं। मतलब आया एक जनरेशन में, फिर बेटा 10 जनरेशन में गायब है। तो इसीलिए, है ना, इसका जो भी कंट्रीब्यूशन है इन इवोल्यूशन में वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि कंटिन्यूअस वेरिएशन का है। मतलब अगर क्वेश्चन आए तो उसको सही संभाल के जवाब देना। देखो सोमैटिक वेरिएशन का कोई यूज नहीं है ना। और जर्मिनल वेरिएशन इनहेरिटेबल है, इवोल्यूशन में रोल प्ले करता है, बट, है ना, जर्मिनल वेरिएशन में कंटिन्यूअस वेरिएशन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन इवोल्यूशन, सिग्निफिकेंट रोल है उसका। इसका उतना रोल नहीं है क्योंकि ये खुद ही रेयर है भाई, रेयरली आता है, ठीक है। देखो जैसे हम लोग कंटिन्यूअस वेरिएशन को फ्लक्चुएशंस कहा, वैसे ही हम लोग डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस को म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये म्यूटेशन की वजह से होता है, अचानक से आता है। या इसी को स्पोर्ट्स कहते हैं, या साल्टेशन कहते हैं, साल्टेशन कहते हैं, साल्टेटरी कंडक्शन, है ना, जंपिंग। तो इसे म्यूटेशन, स्पोर्ट्स या साल्टेशन ऐसे वर्ड्स बेटा हम लोग बोलते हैं। सो आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। ड्यू टू म्यूटेशन होगा, ड्यू टू स्पोर्ट्स होगा, या ड्यू टू साल्टेशन होगा, ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सर ये सॉल्टेशन क्या है? साल्टेशन मतलब जंपिंग, सडनली आ जाना। स्पोर्ट्स का मतलब भी वही होता है, सडनली आ जाना, जंपिंग, ठीक है। यस मैंने सर। आपको अभी बताया भी था। अरे आपने इवन हॉलीवुड का मूवी भी देखा होगा यार, एंजेलिना जोली का सॉल्ट करके, देखा है क्या? सर कौन सी मूवी? सॉल्ट, SALT। सॉल्ट मतलब नमक नहीं है ना। Yes, sir. असॉल्ट, असॉल्ट, यू हैव द वर्ड असॉल्ट, यस सर। है ना। समर सॉल्ट सुना है? यस सर। समर सॉल्ट, क्या नाम है उसका? WWE वाला का क्या नाम है यार? जॉन सीना। जॉन सीना, है ना। तो पता तो है। चलो साल्टेशन, यू नो। तो सडनली बेटा एकदम से, सो यहाँ पे हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि अब मजेदार बात क्या है, डिसकंटिन्यूअस के भी दो टाइप है, और वो कौन से हैं? वही है बेटा, सब्सटेंटिव एंड मेरिस्टिक। बताओ तो बच्चों, सब्सटेंटिव का मतलब क्या होता है? चेंज इन अपीयरेंस, कलर, साइज, शेप, बट अचानक से आना, कंटिन्यूअसली नहीं, हर जनरेशन में नहीं दिखता।
अचानक से सडनली कलर में चेंज आ गया, है ना, सडनली। तो इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे कि एंकॉन शिप बोलते हैं। एंकॉन शिप पता है आपको? एंकॉन शिप में जो उसके लेग्स होते हैं ना, वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। इवन एंकॉन डॉग भी देखने को मिलते हैं, बहुत छोटे ऐसे, मतलब बिल्कुल पूरी लेंथ बढ़ती नहीं लेग्स की, बाकी सब नॉर्मल होता है डॉग को, या ऐसे शिप जो होते हैं बिल्कुल। तो जिनमें शॉर्ट लेग्ड एनिमल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं अचानक से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपीयरेंस चेंज हो गया, है ना, हेयरलेस कैट्स और डॉग्स। तो आप ऐसे डॉग देखोगे या कैट देखोगे जिनके बॉडी के ऊपर हेयर ही नहीं होते, या तो हॉर्नलेस कैटल्स, ऐसे कैटल देखोगे जिनके हॉर्न नहीं होते, या देखो पाई बाल्डनेस। पाई बाल्डनेस का मतलब होता है, देखो पैटर्न बाल्डनेस इज डिफरेंट। पैटर्न बाल्डनेस जो होता है वो आमतौर पे देखने को मिलता है ना लोगों में, खास करके मेल में पैटर्न बाल्डनेस आपको देखने को मिलता है। अलग अलग पैटर्न के बाल्डनेस आपको देखने को मिलते हैं, किसी का बीच में आ जाता है ना, किसी के साइड में आ जाते हैं, इस तरह से, या इस तरह से पैटर्न बाल्डनेस। पैच बाल्डनेस जो होता है, पाई बाल्डनेस मतलब होता है किसी एक साइड में बेटा अचानक से एक जगह होती है जहां बाल ही केस उसको नहीं आते उसके टकने के ऊपर, बिल्कुल वन साइड, पैटर्न नहीं होता पर्टिकुलर, ठीक है, एकदम राइट ईयर के ऊपर का पोर्शन जो है वो खाली है वहां पे। तो इसको बोलते हैं पाई बाल्डनेस, दैट इज आल्सो सीन इन द ह्यूमंस। या तो बेटा ब्रैकिडक्टिली, ये आपने जरूर देखा होगा, है ना। इनकी जो फिंगर्स होती है वो बहुत छोटी छोटी होती है, बिल्कुल ऐसे ब्लंट और बहुत छोटी छोटी फिंगर्स होती है। आप देखोगे कोई इंसान देखने को मिलेगा आपको, तो उसको बोलते हैं ब्रैकिडक्टिली, स्मॉल फिंगर्स इन ह्यूमंस। या बेटा सिंडक्टिली, सिंडक्टिली का मतलब होता है फ्यूज्ड फिंगर्स इन ह्यूमंस। उनके जो खास करके जो इंडेक्स फिंगर होता है, वो इंडेक्स फिंगर जो है वो मिडल फिंगर के साथ में चिपका हुआ होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं, ये ज्यादा को तौर पे देखने को मिलता है। तो फ्यूज्ड फिंगर्स इन ह्यूमंस है तो रेयर कंडीशन, ठीक है, इट्स रेयर कंडीशन, है ना, सारे ह्यूमंस में होता नहीं है। तो इसीलिए ये डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है, और बिल्कुल दिखाई देता है, आप देखोगे तो समझ ही जाओगे कि अरे हाँ, ये अलग कैरेक्टर है भाई सबसे, है ना। मतलब 1-1 लाख लोगों में एक ऐसा बंदा पैदा होता है जिनमें ये कैरेक्टर, है ना, देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसीलिए ये डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन कहलाते हैं। मेरिस्टिक, देखो इसको बोलते हैं डेफिनेटली बेटा नंबर्स वाला है ना, नंबर्स वाला वेरिएशन है। जैसे कि पॉलीडक्टिली, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा फिंगर, आपने देखा होगा यार, बहुत कुछ तो ऐसे इंसान देखोगे Yes, जिसको sir. बेटा हाथ में एक एक्स्ट्रा वो, है ना, Yes. अंगूठा होता है या फिंगर होता है, दैट्स इट, इट्स अ पॉलीडक्टिली, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा फिंगर। ये चीज आपको देखने को मिलती है, ये पॉजिटिव अप्रोच है। बट बेटा ये होता है प्रेजेंस ऑफ सिंगल किडनी, मतलब अभी मैंने बताया भी था आपको एनाटॉमिकल वेरिएशन, कि कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें बचपन से ही, मतलब पैदा होते से ही बेटा उनमें सिर्फ एक ही किडनी होती है, ठीक है। मेरी पहचान के एक फिजिक्स के टीचर है, मेरे साथ थे, ठीक है, कोटा में। तो उनकी जो बेटी है ना, उनको बेटा वैसा ही बचपन से ही, ठीक है, जैसे पैदा हुई तब से ही उसको एक ही किडनी है, दूसरी किडनी है ही नहीं। सो दैट इज व्हाट द नेगेटिव, नंबर कम हो गया। मतलब ये जरूरी है कि नंबर बढ़े, नंबर कम भी हो सकता है, नंबर बढ़ भी सकता है, बट ये बहुत रेयरली होता है। क्या होता है बेटा, ये रेयरली होता है। अब आप बताओ बेटा, किसी कोई एक बंदा पैदा हुआ जिसका हार्ट का जो लोकेशन है या पोजीशन है वो राइट वाला है, लेफ्ट वाला नहीं है, तो बेटा डेफिनेटली वो कौन सा होगा, वो मेरिस्टिक डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। मेरिस्टिक नहीं होगा, एक ही हार्ट है बेटा, हार्ट एक ही है, ज्यादा नहीं है, ठीक है, हार्ट एक ही है, तो नंबर वेरी नहीं कर रहा है, अपीयरेंस वेरी कर रहा है, पोजीशन वेरी कर रहा है, ठीक है। इसके लिए वो होगा सब्सटेंटिव। बात समझ रहे हो? यस सर। हाँ, वो सब्सटेंटिव होगा, ठीक है। ये होती है बात। तो ये हो गया बेटा सारे वेरिएशन। तो इसको मैंने, ताकि आप उसको ग्रास्प कर पाओ, इसीलिए मैंने इसको एज ए ट्री डायग्राम यहाँ पे बनाया है। वेरिएशन कितने प्रकार के बताए मैंने? 2 टाइप। एक कौन सा है बच्चा? सोमैटिक और जर्मिनल, बराबर। ये कैसा होता है? एक्वायर्ड और नॉन इनहेरिटेबल। ये कैसा है? इनहेरिटेबल है। इसका रोल है क्या इवोल्यूशन में? है, ठीक है। इसके रीजन होता है एनवायरनमेंट, कॉन्शियस एफर्ट, यूज डिसयूज, बराबर। बट जर्मिनल वेरिएशन के 2 टाइप है। कौन कौन से हैं? कंटिन्यूअस वेरिएशन एज वेल एज द डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। क्लियर है प्यारे बच्चों? यस सर। बहुत बढ़िया। अभी देखो कंटिन्यूअस वेरिएशन को देखोगे ना, तो कंटिन्यूअस वेरिएशन कॉमन होता है,
उसको फ्लक्चुएशंस बोलते हैं। ये डार्विनिज्म को है ना फॉलो भी करता है उसको। ये क्रॉसिंग ओवर से आते हैं, रैंडम मेटिंग से आते हैं, बराबर। और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन बेटा रेयर होते हैं, म्यूटेशन से आते हैं, सॉल्टेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। सो ये है इसमें डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन में ह्यूगो डी व्राइस जो है वो भी इवोल्यूशन वाला फंडा उसने लाया था, ठीक है। देखो दोनों में ही दो दो टाइप है, इसमें भी सब्सटेंटिव मेरिस्टिक है, इसमें भी सब्सटेंटिव मेरिस्टिक है। इज इट क्लियर? ठीक है। Yes, अगर sir. देखो मैं ये बोलता हूँ स्किन कलर के डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं, स्किन कलर के डिफरेंसेस, ठीक है। तो बेटा ये किस चीज का एग्जांपल होगा? स्किन कलर के वेरिएशन। सर डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस थोड़ी होगा बच्चा, सडनली अपीयर थोड़ी होता है स्किन कलर। हर जनरेशन में स्किन कलर होता है, तो पहले वो कंटिन्यूअस है, ये पहले समझो, ठीक है। अभी Yes, कलर sir. है मतलब वो सब्सटेंसिव है, तो इसका मतलब द वेरिएशन इज कंटिन्यूअस एंड सब्सटेंटिव। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है ना। तो बेटा ये बहुत ही नॉर्मली हमें समझना होता है कि कैरेक्टर्स है, जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, वेरिएशंस अगर हम समझते हैं सारे वेरिएशंस को, तो डेफिनेटली अब हम लोग फोकस कर सकते हैं। बेटा किसी को कोई डाउट है वेरिएशन के बारे में, आप पूछ सकते हो। नहीं है? बहुत बढ़िया। तो मैं एक पॉइंट हमारे लिए यूज करता हूँ। देखो मैंने मान लिया कि पी प्लांट को लिया, पी प्लांट, ठीक है, पी प्लांट के फ्लावर को लिया, तो पी प्लांट के फ्लावर के कलर को कंसिडर किया, तो फ्लावर कलर इज अ कैरेक्टर, बराबर है। फ्लावर कलर इज अ कैरेक्टर। बड़ा ध्यान से सुनना, दिखने में सुनने में आसान लगता है बट उसको समझ लो। फ्लावर दो कलर के हैं, तो कैरेक्टर क्या लिया बेटा? फ्लावर कलर। बट उसके बेटा दो ही ट्रेट आपको देखने को मिलते हैं, मतलब दो ही वेरिएशन देखने को मिलते हैं। या तो फ्लावर पर्पल कलर का है या तो व्हाइट है, बस। इसके अलावा पी प्लांट के फ्लावर में कोई दूसरा कलर देखने को मिलता नहीं है, और वो हर जनरेशन में देखने को मिल रहा है, पर्पल व्हाइट, पर्पल व्हाइट। अब मुझे बताओ ये कौन सा कैरेक्टर हुआ? Continuous. कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस। हर जनरेशन में दिखता है, इसका मतलब क्या है? कंटिन्यूअस है, सब्सटेंटिव, सब्सटेंटिव। क्योंकि कलर है ना, कलर है ना, ये बात क्लियर है। यस तो जब भी हम लोग ये सुनते हैं ना, याद रखना, हेरिडिटी पढ़ते समय, मेंडल को पढ़ते समय, जब भी किसी एक कैरेक्टर के सिर्फ दो ही वेरिएशन अवेलेबल होते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। क्या बोलते हैं? Contrasting character. कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, बराबर है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। बट अगर कोई भी कैरेक्टर के दो से ज्यादा अगर आपको ट्रेट मिलते हैं, तो फिर बेटा वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स नहीं कहलाए जाएंगे। तब हमें उनमें देखना पड़ता है जो बीच वाला आ जाएगा, जैसे कि मिराबिलिस जलापा प्लांट है, उसमें फ्लावर कलर आपको तीन मिलेंगे, रेड, व्हाइट एंड पिंक। अब बताओ इन तीनों में से है ना इंटरमीडिएट कैरेक्टर कौन सा है? हेलो, Yes, sir. मैंने सर ये व्हाइट। पूछा प्यारे बच्चों कि देखो तीन कैरेक्टर है उसमें फ्लावर कलर के, या तो फ्लावर रेड होता है, या तो फ्लावर व्हाइट होता है, या तो फ्लावर पिंक होता है। तीन कैरेक्टर, ठीक है। तो क्या ये कॉन्ट्रास्टिंग हुआ क्या? No, sir. नो सर। नहीं, इट इज नॉट ए कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ये होता है, इसमें एक कैरेक्टर है जिसको हम इंटरमीडिएट कैरेक्टर बोलेंगे, वो कौन सा होगा? Pink. पिंक कलर, बिल्कुल सही। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग नोटिस करते हैं कि मैंने कहा पर्पल कलर का फ्लावर है, या तो मैंने कहा व्हाइट कलर का फ्लावर है, दिख ही नहीं रहा वो तो, है ना। तो इनको हम लोग ऐसा कर लेते हैं, देखो पर्पल कलर का फ्लावर है या तो व्हाइट कलर का फ्लावर है, ठीक है। तो डेफिनेटली बेटा ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हो गए। बट अगर मैंने कहा कि देखो या तो रेड कलर का फ्लावर है
या तो बेटा बीच में एक और भी टाइप मिलता है, पिंक कलर का भी है, और एक भी टाइप मिलता है जिसको हम लोग बोल रहे हैं व्हाइट कलर का है। तो अगर ऐसा है तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें ये वाला जो कैरेक्टर है वो इंटरमीडिएट कैरेक्टर है, इसको मैं कॉन्ट्रास्टिंग नहीं बोलूंगा। ओके, तो नंबर ऑफ वेरिएशंस एक ही कैरेक्टर के बहुत सारे हो सकते हैं, 2 ही होने चाहिए जरूरी नहीं है। ठीक है, 2 से भी ज्यादा वेरिएशन, जैसे मैंने आई कलर का एग्जांपल दिया, कितने वेरिएशन बताए थे आई Black. कलर का? ह्यूमन आई कलर, ब्लैक, ब्राउन, Brown, ब्राउन, ग्रीन, ब्लू, green, ग्रीन एंड व्हाइट, अल्बिनो। 5, मतलब एक ही कैरेक्टर के 5 ट्रेट मैंने बता दिए आपको जो पॉपुलेशन में देखने को मिलते हैं। तो डेफिनेटली बेटा इसको मैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के कैटेगरी में रखूंगा क्या? नहीं। नो सर। no sir. बस ये बात याद रखो, ये आपको काम आएगा। सर? हाँ बोलो। Sir, हाँ बोलिए ना। sir इसमें पिंक इंटरमीडिएट कैरेक्टर कैसे है? वो तो बाद में पता चलेगा ना, ठीक है, बाद में पता चलेगा इसको इंटरमीडिएट क्यों बोलते हैं आप लोग। ठीक है, सो लेट्स डू इट, अंडरस्टैंड इट। पक्का? नाउ Yes. अब इतने आते हैं बेटा आप लोगों को, अब ये समझ गए आप कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होता है। जहां पे इंटरमीडिएट कैरेक्टर नहीं होते वहां पे हम कॉन्ट्रास्टिंग ये वर्ड यूज करते हैं, अदरवाइज नहीं यूज करते। ठीक है, नाउ सर अभी आते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग कंटिन्यूअस में या डिसकंटिन्यूअस में है? ऑब्वियसली बेटा वो कंटिन्यूअस है, वो जनरेशन टू जनरेशन पे डिपेंड करता है। अगर हर जनरेशन में आता है तो कंटिन्यूअस है ना? यस सर. ओके, अभी बात करते हैं हेरिडिटी। देखो यहाँ बहुत सारे कैरेक्टर चीजें हैं हमें पढ़नी है। पहली चीज मेरे प्यारे बच्चों नोटिस करना, मैंने तो देखो जेनेटिक्स का चैप्टर एक्चुअली शुरू होगा 2 क्लास के बाद में। अभी तो मैं सारी बातें जो है तैयारी कर रहे हैं हम लोग पढ़ने की कि यार हमें क्या क्या पढ़ना है। देखो सबसे पहले हमें देखो कुछ जर्मिनल जेनेटिकल टर्म्स हमें पढ़नी है, तो टर्म्स में ही एक और भी एक लेक्चर निकल जाएगा। देखो यहाँ पे है कैरेक्टर का मतलब क्या है यार, इट इज अ मेजर सिग्निफिकेंट मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन, है ना। एक सिग्निफिकेंट मॉर्फोलॉजिकल मतलब बाहर से दिखने वाला, या फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन जो कि फंक्शनल एक्सप्रेशन है, उसको ही हम लोग कैरेक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइट इज अ कैरेक्टर, कलर इज अ कैरेक्टर, यस और नो, वेरी सिंपल, ज्यादा मुश्किल नहीं है ना। पी प्लांट की हाइट, पी प्लांट के फ्लावर का कलर, आसान है। नाउ देखो ट्रेट क्या होता है। ट्रेट होता है बेटा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर के अलग अलग फॉर्म, जैसे कि फ्लावर कलर कैन बी रेड, कैन बी व्हाइट, बराबर है, कैन बी पिंक। तो ये जो है ना, एक ही कैरेक्टर के वेरिएशंस को हम लोग ट्रेट ये वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि हाइट इस कैरेक्टर के लिए, टॉल एंड डॉर्फ ये 2 ट्रेट है। ठीक है, टॉल एंड डॉर्फ ये 2 ट्रेट है ना। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आते हैं, जो आपको ऊपर से दिखाई दे रहा है, अरे अच्छा इसकी हाइट टॉल है, ये इसका डॉर्फ है। क्वेश्चन आता है क्यों है, क्यों ये टॉल है, क्यों ये डॉर्फ है, ये क्वेश्चन आता है। फिर हम लोग आंसर देते हैं, नहीं भाई इसके अंदर है ना ऐसा जीन प्रेजेंट है, ऐसा फैक्टर प्रेजेंट है जो टॉलनेस को रिप्रेजेंट करता है, टॉलनेस को एक्सप्रेस करता है। अच्छा, ओहो, ठीक है। तो फिर इसीलिए टर्मिनोलॉजी आती है जीन की, क्योंकि हमें जानना है कि यार है ना कोई भी इंसान टॉल या डॉर्फ क्यों है, कोई भी ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप्स है ना, एक्सप्रेशंस ऐसे क्यों है। तो फिर हम लोग है ना ये जो टर्म है इसको समझते हैं जीन को। तो देखो जीन ये टर्म दिया था जॉनसन नाम के साइंटिस्ट ने, ये क्वेश्चन आ सकता है। जॉनसन नाम के भाई साहब थे, उन्होंने बोला जीन बोलो यार जीन, क्योंकि मेंडल ने जब ये सब कुछ कार्यक्रम किया था जेनेटिक्स का, तो उन्होंने टर्मिनोलॉजी दी थी, उन्होंने कहा था फैक्टर या डिटर्मिनेंट, है ना। मेंडल बोलते थे कि देखो ये प्लांट टॉल है क्योंकि इसके अंदर टॉलनेस का फैक्टर है, ये डॉर्फ है क्योंकि इसके अंदर डॉर्फनेस का फैक्टर है, ऐसा बेटा बोलते थे। ठीक है, वो जिसको फैक्टर बोलते थे आज हम लोग उसको जीन ये वर्ड यूज करते हैं। इतना आसान है ना यार, ज्यादा मुश्किल है क्या? यस और नो? अब मैं बोल रहा हूं कि जीन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है, मतलब इनहेरिटेंस का जरिया बनाना, वो जीन इज द वेक्टर ऑफ द इनहेरिटेंस।
है ना? Yes, sir. बराबर है, बराबर। तो मैं बोलता हूँ कि अच्छा इनहेरिटेंस को हम लोग मेजर करना चाहते हैं, ये मेजर करना चाहते हैं, तो मैं उसके लिए यूनिट यूज करूंगा, और वो यूनिट क्या है बेटा? जीन। इसीलिए जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, याद रखो, है ना? यही यूनिट बेटा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, which can be transferred from the one to the next generation। कहाँ कैसे जाते हैं? थ्रू गैमेट्स। गैमेट्स लेके जाते हैं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, वो लेके जाते हैं। और क्या करते हैं ये जीन? रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ द पर्टिकुलर कैरेक्टर, है ना? कौन से इंसान में, कौन से ऑर्गेनिज्म में किस प्रकार का कैरेक्टर होना चाहिए, ये कौन रेगुलेट करेगा? वही बेटा जीन। अच्छा, that is a gene, okay? So what is gene? Gene is a unit of inheritance which can be transferred from one generation to the next generation through the gametes। अब हम लोग आगे आने वाली चीजों में जीन को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि अरे हाँ जीन ये होता है, द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन। ठीक है, सो देखो, unit of inheritance which can be transferred from one generation to the next generation through the gametes and regulate the expression of particular character। अब हमने सोचा, तुमने कह दिया तो मैं मान लूं। मेंडल ने बोला अंदर फैक्टर होता है, जॉनसन ने बोला नहीं नहीं जीन होता है, जीन बोलो उसको। अरे ठीक है, तुमने जो बोला वो दिखाओ ना किधर है। सही है ना बच्चों? तुम बिलीव करोगे? बोलोगे ना यार, दिखाओ ना कहाँ है जीन। एक बार आपने बोल दिया ठीक है फैक्टर है, डिटरमिनेंट है, जीन है, बट दिखाओ ना यार किधर है ना? तो फिर हमने सोचा यार अरे दिखाना तो पड़ेगा, ज्यादा दिन तक तो ये दाल गलेगी नहीं। बराबर है, बराबर। आज हम लोग कितना भी ब्लैक होल का कंसेप्ट मानते हैं, हॉकिंस का ब्लैक होल का कंसेप्ट बेटा 50 साल लगे प्रूव होने में, आज जाके कल परसों थोड़ा सा उसको है ना हवा मिली है। समझ रहे हो आप? तो बेटा सिर्फ बोलते रहने से है ना बहुत ही इतना तो नहीं, आपको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना पड़ेगा। तो हमने ढूंढा यार, है ना, ऑर्गेनिज्म से सेल निकाले, सेल से न्यूक्लियस को निकाला, पता लगाया न्यूक्लियस भी नहीं है, न्यूक्लियस के अंदर से क्रोमोसोम निकाला तो पता चला यार क्रोमोसोम भी नहीं है, क्रोमोसोम के अंदर से डीएनए निकाला, पता चला कि हाँ ये चीज है भाई, इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये सूट कर रहा है भैया। और ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंट करके डीएनए के ऊपर हमने पता लगा ही लिया कि अगर यार इसको बदल दे तो इंसान भी बदल जाता है ना? बैक्टीरिया में चेंजेस करके देखे, हाँ हो जाता है। मतलब डेफिनेटली अगर मैं डीएनए के मेकअप को चेंज करता हूँ तो बेटा कैरेक्टर बदलते हैं। इसका मतलब जीन का केमिकल नेचर डीएनए है। इज इट क्लियर और नॉट? अरे समझ रहे हो? सो व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ जीन? इट इज अ डीएनए। इट्स सो सिंपल। ठीक है, मैं सब बताऊंगा अभी कैसे कैसे क्या है। तो केमिकल नेचर ऑफ जीन इज डीएनए। ओ अच्छा, बट क्या पूरा का पूरा डीएनए जीन होता है क्या? मान लेते हैं 1.1 मीटर इतना डीएनए मेरे अंदर बड़ा पड़ा है हर सेल में, तो क्या बेटा ये 1.1 मीटर इतना लॉन्ग जो डीएनए वो जीन होता है क्या? तो हमने ढूंढने पे हमें मिला कि पूरा का पूरा डीएनए कभी जीन नहीं होता। ठीक है, तो क्या सर क्या कंसेप्ट है? अच्छा समझते हैं। देखो कंसेप्ट बड़ा ही सिंपल है। कंसेप्ट ये है कि अगर मैं ये वाला डीएनए कहता हूँ, सपोज दिस इज अ डीएनए, ये एंटायर लेंथ इज डीएनए, बहुत लंबा डीएनए है, तो मुझे पता चला कि डीएनए का सिर्फ इतना पोर्शन, मतलब सी ओनली दिस मच पोर्शन ऑफ द डीएनए, यहाँ तक का, यहाँ जो मैंने ब्लू एरिया किया है ये वाला ही पोर्शन काम का है, क्योंकि इसी पोर्शन से एक एमआरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए, मतलब इतने ही डीएनए से आरएनए बनता है, और इस आरएनए से बनता है प्रोटीन, और ये प्रोटीन काम करता है इंसुलिन का। ठीक है, तो ये प्रोटीन कैसे बना? तो आपने बोला सर ये एमआरएनए से बना। अच्छा, ये एमआरएनए कहाँ पे बना? सर ये जो फ्रैगमेंट है ना डीएनए का, यहाँ से लेकर इतना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डीएनए फ्रैगमेंट है ना, इतना ही टुकड़ा ये एमआरएनए बनाता है। अच्छा, ओ तो ये एमआरएनए क्या है सर? मैसेंजर आरएनए। ओ मैसेंजर क्यों? क्योंकि सर ये मैसेज का ला रहा है कहाँ से? सर वो डीएनए से। जो डीएनए में जो मैसेज छुपा हुआ है ना हिडन, उसको निकाल करके लाते हैं।
इसीलिए मैसेंजर आरएनए। और क्या लाएगा मैसेज, बोले कि ये मैसेज से ये प्रोटीन बनाया जाएगा। ओहो अच्छा, तो फिर ये फ्रेगमेंट को मैं क्या बोलूं डीएनए के, सर इसको जीन ऑफ इंसुलिन बोलो। क्यों, क्योंकि ये फ्रेगमेंट हमेशा इंसुलिन ही बनाता है। चाहे इसको आप इंसान से निकाल के बैक्टीरिया में डाल दो, फिर भी ये वाला सेगमेंट इंसुलिन ही बनाता है। अरे बाप रे, कुछ समझे क्या? सो जीन इज द स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ द डीएनए। एंटायर डीएनए इज नॉट द जीन। क्लियर है क्या? अरे पूछो ना यार, यही तो समझ में आना चाहिए सब कुछ। सर डाउट पूछो, बिना डाउट पूछे अगर आप चुपचाप सर बैठे रहे तो जो कार्यक्रम। सेगमेंट के जो बचे हुए पार्ट्स है सेगमेंट को छोड़कर, उसमें हाँ, जीन बनेगा? नहीं होता। बहुत सारा देखो हमारे, मैं आपको बताऊं, हमारे पास जो डीएनए है ना, हमारा डीएनए 1.1 मीटर, उसमें से सिर्फ 2% ही जीन का काम करता है। बाकी 98% बेटा जंक डीएनए है। जंक डीएनए, जंक समझते हो, बेफालतू का। सो दैट इज व्हाट आवर डिस्कवरी। सर तो एंड वो नाउ जंक वी, डीएनए का क्या होता है? वो तो पता लगाऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा मैं। बट इससे तो समझ लो ना कि एंटायर 1.1 मीटर का डीएनए मैंने बताया ह्यूमन बीइंग का, उसमें सिर्फ 2% का काम का है, बाकी सब बेकार है। अब वो क्यों आया, कहाँ से आया, क्यों है, ये सब बाद में बताऊंगा। बट अभी तो बेसिक लेवल पे आपको ये तो समझ में आया कि एंटायर जितना डीएनए वो जीन नहीं है। यस और नो? यस सर। यस सर। है ना? सर तो अच्छा, हाँ बोलो। सर ये इंसुलिन फिर क्या करता है? इंसुलिन तो बेटा हार्मोन है। आपने चैप्टर नहीं पढ़ा क्या, केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला? ओके यस। ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। इंसुलिन इज अ हार्मोन, पैनक्रियाज पढ़ा? यस आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पढ़ा? यस सर, अल्फा बीटा सर। हाँ, अल्फा बीटा, बराबर है, सही है बेटा। तो देखो ये जो इंसुलिन है ये प्रोटीन है यार, पहली बात तो। और ये प्रोटीन क्यों बना? अब देखो ना, मतलब अगर बताओ, मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं, हमने कैसे पता लगे कि ये इंसुलिन का है? अगर आप इस जीन को थोड़ा सा भी चेंज कर दोगे ना, तो बेटा या तो ये एमआरएनए नहीं बनेगा, और अगर ये एमआरएनए नहीं बनेगा तो ये इंसुलिन नहीं बनेगा। इंसुलिन नहीं बनेगा तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता चला जाएगा और उसको डायबिटीज होगा। क्लियर है क्या? यस सर। समझ में आ रहा है? मतलब इफ यू चेंज, म्यूटेशन हो गया इसमें, वो एमआरएनए ढंग से नहीं बनेगा, वो एमआरएनए ढंग से नहीं बनेगा तो इंसुलिन ढंग से नहीं बनेगा, इंसुलिन ढंग से नहीं बनेगा तो बेटा फंक्शन ही गायब हो जाएगा, डिसऑर्डर होगा, वेरिएशन दिखेगा। आपको ये समझना है यार। तो व्हाट इज जीन? जीन इज द स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए which generally forms RNA and protein। करेक्ट है क्या? यहाँ देखो, ये स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो जनरली एमआरएनए बनाता है, आरएनए बनाता है और प्रोटीन्स भी बनाता है। ठीक है? आर यू यस श्योर? सर। बहुत आसान है। ठीक है, अब यही प्रोटीन्स या तो स्ट्रक्चरल फंक्शन दिखाते हैं या तो फंक्शनल एस्पेक्ट दिखाते हैं, है ना? पक्का? सो that is what the point we have to understand. But gene is the specific segment of DNA which generally forms RNA and protein. Is it clear? यस सर। बढ़िया है। तो यहाँ पे एक बढ़िया क्वेश्चन स्टेटमेंट आया है, ऑल जीन्स आर डीएनए। सही बात? सारे जीन डीएनए होंगे ना? सर हाँ बोलो। सर जो जीन है उसका जो एमआरएनए है उसमें अगर कोड चेंज हो गया तो फिर इंसुलिन नहीं कुछ और बनेगा ना? नहीं नहीं, कुछ और नहीं बनेगा। वो जीन इंसुलिन, जीन इंसुलिन का। रेणुका राजे कुछ पूछना चाहते हो बेटा आप? रेणुका राजे कुछ पूछना चाहते हो बेटा आप? और ये ऐसे क्लास कहाँ पे बैठे हुए हैं, कैसे समझ पाएंगे ऐसे कंसेप्ट्स को? व्हाट दे आर डूइंग, क्या कर रहे हो रेणुका? मतलब मुझे क्यूरियोसिटी आ गई थी, क्योंकि देखो ये बिल्कुल बेसिक चीज है, बिल्कुल बेसिक। बाद में क्या होगा जब आप एग्जाम में बैठोगे, बाद में ये कंसेप्ट को बिल्कुल मतलब पढ़ोगे तो भी कुछ पता ही नहीं चलेगा, इसलिए क्वेश्चन पूछना है। अब ये उधर चिल्ला रहे बैठ करके, पता ही नहीं क्या हो रहा है।
Are you attending, Renuka? Yes, sir. Have you got this concept or not? Yes, sir. Okay. So देखो बच्चों, यहाँ पे एक बहुत ही जेन्युइन एक क्वेश्चन जनरेट होता है। क्या होता है कि आप लोग दिख तो नहीं रहे हो, हम लोग बिलीव करते हैं कि हाँ भैया बच्चा पढ़ रहा है ना। और वो बहुत ही हर्टिंग होता है कि हम लोग इतना बताते हैं बट भी फिर भी वो रिजल्ट नहीं लाता है ना। कोशिश नहीं करता है। कोशिश करो बस, बहुत है, इतना बहुत है। सो राइट नाउ व्हाट आई एम थिंकिंग हियर, सी, अगर मैं है ना यहाँ पे अटक गया ये वाले कंसेप्ट पे, तो आगे बेटा प्रॉब्लम्स होती है। बस इतना ही मैं है ना कन्वे करना चाहता हूँ। मुद्दा ये है कि डीएनए, एंटायर डीएनए जीन नहीं होता। डीएनए का है ना, डीएनए का कोई एक सेगमेंट एक पर्टिकुलर ही एमआरएनए बनाता है, और पर्टिकुलर एमआरएनए जो है पर्टिकुलर प्रोटीन बनाता है। अगर उसमें थोड़ा चेंज करोगे तो उससे कोई अलग प्रोटीन वो बनाएगा नहीं। जो भी बनेगा वो नॉन फंक्शनल प्रोटीन बन सकता है, या क्या क्या संभावनाएं हो सकती है ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। बट जीन क्या है ये अगर हम समझना चाहते हैं तो डीएनए का ऐसा सेगमेंट जो एक पर्टिकुलर एमआरएनए बनाएगा, और एक पर्टिकुलर एमआरएनए एक पर्टिकुलर है ना प्रोटीन बनाएगा, जिससे एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर डेवलप हो। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो यही बहुत नॉर्मल है। तो क्वेश्चन के बारे में अगर हम लोग यहाँ पॉइंट आते हैं तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ ना, ऑल जीन्स आर डीएनए, सारे जीन डीएनए होते हैं। यस सर। बिल्कुल, है ना। बट ऑल डीएनए आर नॉट जीन, करेक्ट है? यस सर। यस सर। है ना, सारा जो डीएनए है वो जीन नहीं होता। ये नॉर्मल बिल्कुल सा कंसेप्ट है। मैं इसको समझाने के लिए आपको हमारा जो नेचर होता है, मतलब हमारे डीएनए का नेचर आपको समझाना चाहता हूँ। देखो, अगर हम लोगों ने डीएनए के इस सीक्वेंस को देखा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये वाला एंटायर सीक्वेंस बेटा मैं डीएनए का दिखाना चाहता हूँ आपको। देखो बच्चों, डीएनए का ये पूरा सीक्वेंस आपको दिख रहा है। यहाँ पे ये रेड कलर वाला पोर्शन है, यहाँ पे डीएनए का रेड कलर वाला पोर्शन है, यहाँ पे डीएनए का रेड कलर वाला पोर्शन है, और बीच बीच में मैं डीएनए का यहाँ पे आपको ग्रे कलर वाला पोर्शन दिखा रहा हूँ, ये भी ग्रे कलर वाला है। तो क्या है, ये एंटायर डीएनए है। फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, दिस इज एंटायर डीएनए। एक सेगमेंट हमने ले लिया। तो मुझे देखने को मिल रहा है कि जितना रेड सेगमेंट है ना, उसी रेड सेगमेंट से ही एमआरएनए बन रहा है। ठीक है, 3 एमआरएनए अलग अलग बने। ये एमआरएनए अपना अपना प्रोटीन बना रहे हैं, अलग अलग प्रकार का प्रोटीन बना रहे हैं। ठीक है, यस, सभी लोग कर रहे हैं। बट प्यारे बच्चों, नोटिस करो, जो ग्रे कलर का बेटा जो पोर्शन है, द ग्रे कलर पोर्शन, जो ग्रे कलर का पोर्शन है मेरे प्यारे बच्चों, वो कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर रहा, वो कोई भी आरएनए नहीं बना रहा, उससे कोई भी प्रकार का प्रोटीन नहीं बन रहा है। नथिंग इज हैपनिंग। इसका मतलब दैट डीएनए इज नॉट है ना यूजफुल, दैट डीएनए इज नॉट फंक्शनल। यस और नो? सर्विस लाइना, दिया कौन है भाई? क्या हो गया है? सिर्फ बहक के सिर्फ गए क्यों है आज? ऐसा क्यों हो रहा है? एनीवे, सो देखो, यहाँ बहुत ही सिंपल मुद्दा है। ऑल जीन्स आर डीएनए बट ऑल डीएनए आर नॉट जीन। यस, ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। सिंपल कंसेप्ट का क्या मतलब है? देखो, यहाँ बहुत ही सिंपली हमें समझना है कि जो डीएनए का पोर्शन एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनाएगा, वो जीन है, वो एक्सप्रेस हो रहा है। जो डीएनए का पोर्शन है ना कोई आरएनए बना ही नहीं रहा, तो बेटा वो है इंट्रॉन। इंट्रॉन का मतलब है कि वो अनएक्सप्रेसिव डीएनए है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए हम लोग बोलते हैं ऑल जीन्स आर डीएनए बट ऑल डीएनए इज एक्चुअली आर नॉट जीन। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। यस, सबको समझ में आती है बात? नॉर्मल है। ठीक है, डीएनए का हर पोर्शन बेटा जीन का काम नहीं कर रहा है। कुछ कुछ पोर्शन है अननेसेसरी सेगमेंट है वो, जिनको हम लोग, मैंने नाम भी लिखा है बेटा, जिनको हम लोग इंट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिनको हम लोग?
इंट्रॉन ये टर्मिनोलॉजी मैंने लिखी हुई है। जो सीक्वेंसेस काम नहीं करते उनको इंट्रॉन बोलते हैं, और जो सीक्वेंसेस काम के होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं बच्चों एक्सॉन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? एक्सॉन। एक्सप्रेसिव डीएनए दैट इज एक्सॉन, इंटरफेयरिंग डीएनए इंट्रॉन। समझ में आ रहा है? एक्सप्रेसिव डीएनए एक्सॉन जो कि जीन है, इंटरफेयरिंग डीएनए इंट्रॉन है ना, जो कि जीन नहीं है, बस डीएनए है। आर यू श्योर? यस सर। एवरीवन, बहुत बढ़िया। राइट नाउ देखो, जीन इज द फिजिकल बेसिस ऑफ द इनहेरिटेंस। बिल्कुल, मैंने पूछा ना, किसी ने बोला क्या है अंदर, क्या है अंदर, कौन है जो इनहेरिटेंस लेके जा रहा है, तो बोला जीन लेके जा रहा है ना। तो ये है, जीन इज अ फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बट वो कैसा है वो जीन जो तुम लोग बोल रहे हो फिजिकल बेसिस, एक यूनिट है ना, वो एक्चुअली क्या है? तो बोले कि नहीं नहीं वो तो डीएनए है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं डीएनए इज ए केमिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। डीएनए को हम लोग बोलते हैं केमिकल बेसिस। कौन सा केमिकल? मैं क्वेश्चन अगर पूछूं, आपके सेल में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के केमिकल है, जैसे कि प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड है, आरएनए है, डीएनए, विटामिन है। इनमें से कौन है जो इनहेरिटेंस के लिए जिम्मेदार है? कौन सा केमिकल? तो आप बोलोगे डीएनए। तो इसको बोले डीएनए इज अ केमिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बस करेक्ट है? यस सर। है ना। मैं बोले डीएनए के ऊपर पोजीशन दिखा, पोजीशन कौन सी पोजीशन है जो जीन है? ये वाला पोजीशन, इस सीक्वेंस से लेकर इस सीक्वेंस। अच्छा, ये फिजिकल पोजीशन है। सो इसीलिए मैं बोलता हूँ जीन इज अ फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। डीएनए का ये टुकड़ा, ये वाला टुकड़ा, ऐसा बोलते हैं हम लोग, ठीक है, इतने इतने बेस पेयर वाला, ये वाला टुकड़ा ही जीन है। तो बोला हाँ अच्छा, ये फिजिकल बेसिस है, मैं उसको मेजर कर रहा हूँ। आर यू श्योर? है ना। Yes. सो ये दोनों ही पॉइंट है जो हमें समझ में आने चाहिए। राइट नाउ, वेयर इज दिस जीन एंड वेयर इज दिस डीएनए? तो क्वेश्चन का आंसर बड़ा ही सिंपल है। जीन आर एक्चुअली लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम। ओहो, अच्छा। तो जो बेटा डीएनए होता है ना, डीएनए, डीएनए एक ऐसा लॉन्ग फ्रेगमेंट होता है, सेल इस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, जिसको हम लोग क्रोमैटिन फाइबर बोलते हैं। Yes sir. ये क्रोमैटिन फाइबर बहुत बेटा जबरदस्ती से, है ना, कॉइल होता है, कॉइलिंग करके बेटा एक धागा बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोनेमा। क्रोमोनेमा और भी ज्यादा कॉइलिंग करता है तो उससे बन जाता है बेटा क्रोमैटिड, ठीक है। और क्रोमैटिड इज द पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है। सो दैट वे वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि डीएनए ही बेटा इस क्रोमोसोम के अंदर कॉइल्ड फॉर्मेट में है। यस और नो? ठीक है। तो बेटा क्रोमोसोम सपोज मान लेते हैं ये वाला सेगमेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का सेगमेंट है। अब इसको कॉइल करते 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 देखा तो वो जो पोर्शन है ये वाला कॉइलिंग में यहाँ पे मौजूद है। तो मैं बोलता हूँ जीन यहाँ पे है भाई, इस क्रोमोसोम के ऊपर जीन इस पोजीशन पे है, इस लोकेशन के ऊपर है। इसीलिए जीन को हम लोग लोसाई भी कहते हैं। लोसाई, अ पर्टिकुलर लोकेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर ए कैरेक्टर। लोसाई, लोसाई क्या है? शॉर्ट फॉर्म, abbreviation of the location of the gene. A loci is a position on the chromosome which can have this DNA. ठीक है, पक्का समझ रहे हो? जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, हेरी पिन्ना वाला कैरेक्टर था वाई क्रोमोसोम के ऊपर, करेक्ट है? हेरी पिन्ना वाला। तो जो अगर आप दुनिया में किसी भी इंसान को लोगे जिसके ऊपर, जिसके कानों के ऊपर बाल है हेरी पिन्ना वाला, तो उसके वाई क्रोमोसोम का जो नॉन होमोलॉगस पोर्शन होता है उसी पे बेटा ये जीन प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग हाइपर ट्राइकोसिस जीन कहते हैं। हाइपर ट्राइकोसिस जीन मतलब दैट इज अ लोसाई, दैट इज द लोकेशन ऑफ दिस जीन। आप कोई भी इंसान, कोई भी मेल ले लो, उसका वाई क्रोमोसोम ले लो, उस वाई क्रोमोसोम के उस लोकेशन के ऊपर यही जीन प्रेजेंट होता है। आर यू समझ में आती है बात? Yes sir. तो दिस लोसाई इज ऑफ द हाइपरट्राइकोसिस। यस और नो? लोसाई का मतलब पोजीशन है। बोलो सर नॉन होमोलोगस क्या होता है? वो तो पढ़ाऊंगा अभी, थोड़ा रुको, ठीक है। मैंने बिल्कुल सर्टेनिटी से अगर बोलना है तो मैं बोलता हूँ हाँ ओके
वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलॉगस आर्म के ऊपर हाइपरट्राइकोसिस का जीन है। तो अभी तो मुझे लोसाई समझना है, होमोलॉगस नॉन होमोलॉगस नहीं। अभी मुझे क्या करना है, लोसाई। तो मैं श्योरली बोलता हूँ, यहाँ इस क्लास में जितने लड़के हैं उनका अगर मैं वाई क्रोमोसोम निकालूंगा तो मुझे ये पता चलेगा कि उनका वहां का लोसाई फंक्शन नहीं कर रहा, क्योंकि किसी के भी कान के ऊपर अगर बाल नहीं है तो इसका मतलब वो लोसाई जो है हाइपरट्राइकोसिस का वो नॉन फंक्शनल है, बट वो लोसाई वहां पे है। इज इट क्लियर? सर हाइपरट्राइक वो वापस समझाओ। हेरी पिन्ना वाला जीन है भाई, कान के ऊपर बाल है, ये वाला कैरेक्टर कहाँ पे है? तो हमने ढूंढा वाई क्रोमोसोम के ऊपर है। अच्छा, वाई क्रोमोसोम के ऊपर कहाँ पे है? हमने ढूंढा कि उसके नॉन होमोलॉगस आर्म के ऊपर होता है। अच्छा, तो क्या सारे दुनिया में जितने भी लोग हैं मेल ह्यूमंस, क्या उन सबके ऊपर बिल्कुल वही पोजीशन पे होता है? किसी का भी वाई क्रोमोसोम निकाल दो, ठीक है। सो दैट इज द लोसाई ऑफ द हेरी पिन्ना जीन, हाइपरट्राइकोसिस जीन। करेक्ट है क्या रे? यस सर। ऐसा नहीं है, मतलब मैं इतना ही बताना चाह रहा हूँ आपको कि जिस क्रोमोसोम के जिस पोजीशन के ऊपर है ना जो लोसाई होता है, जो जीन होता है, वो हर जगह पे हर किसी में वैसे ही पोजीशन पे प्रेजेंट होता है। इट्स सेम लोकेशन फॉर इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज। यस और नो? ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे मानते हैं कि देखो, हमारे बेटा एक क्रोमोसोम में एक डीएनए होता है, वन क्रोमोसोम इज इक्वल टू वन डीएनए। ठीक है, कॉइल कॉइल हो गया, एक क्रोमोसोम बना दिया। तो बेटा एक ह्यूमन सेल में डेफिनेटली बेटा 46 डीएनए होने चाहिए। करेक्ट है कि नहीं? यस सर। डिप्लॉयड कंडीशन, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 2.2 मीटर, इतनी लेंथ लिखी है। बट एक्चुअली बेटा देखा जाए तो हमारे सेल में एक्चुअली हैप्लॉइड नंबर होता है 23 डीएनए गैमेट्स में, हैप्लॉइड कंडीशन। तो एक्चुअल नंबर कितना हुआ, लेंथ कितनी हुई बेटा टोटल डीएनए की? 1.1 मीटर। याद रहेगा ये? यस सर। आसान है। सर वो 2.2 डीएनए का मीटर। लेंथ है। हाँ, डीएनए का लेंथ है। ठीक है, डीएनए की लेंथ है 2.2 मीटर। अगर आप डिप्लॉयड सेल के लिए बात करते हो और अगर आप हैप्लॉइड सेल के लिए बात करते हो तो डीएनए की लेंथ है बेटा 1.1 मीटर। यस? यस सर। पक्का है, बहुत बढ़िया। नाउ देखो, अगर आपको जीन समझ में आया होगा, अगर आपको कैरेक्टर समझ में आया है तो आपको ट्रेड भी समझ में आता है। ठीक है, कैरेक्टर के अलग अलग वेरिएशन को हम लोग ट्रेड कहते हैं। कैरेक्टर हाइट है तो ट्रेड क्या है बेटा? टॉलनेस और डॉर्फनेस। ये मेंडल के पी प्लांट में। ठीक है, तो वैसे बेटा अगर आपको जीन समझ में आया है तो आपको अलील भी समझ में आता है। क्यों? क्योंकि जीन के अलग अलग वेरिएशन को, मतलब वही लोसाई उसी पोजीशन पे रह करके वो अलग अलग एक्सप्रेशन दे रहा है। मतलब मान लेते हैं कि ये वाला जो, सपोज बड़ा ध्यान से देखें, ये वाला समझ लेते हैं कि ये आई कलर का जीन है। अब बेटा सभी इंसानों में ये आई कलर का जीन उसी क्रोमोसोम के उसी पोजीशन पे रहेगा, सेम पोजीशन पे। यस और नो? एवरी human beings chromosome have the eye color gene and are the same position, तो लोसाई तो चेंज नहीं होगा, but the expression will vary। अलग ढंग से एक्सप्रेशन करेगा, किसी में ब्लैक का आई कलर ला रहा है, किसी में ब्लू कलर। मतलब बेटा a same gene is expressing in different ways। यही लोसाई किसी में ब्लैक आई कलर ला रहा है, यही लोसाई बेटा किसी में ब्राउन आई कलर ला रहा है, यही लोसाई किसी में ब्लू आई कलर ला रहा है, यही लोसाई किसी में ग्रीन आई कलर ला रहा है। मतलब बेटा सेम पोजीशन है, वो अलग अलग प्रकार से एक्सप्रेशन हो रहा है। तो मैं इनको क्या बोलता हूँ, एक ही जीन के अलग अलग वेरिएशन, जो कि आपको पॉपुलेशन में देखने को मिलते हैं। तो अलील क्या है, एलिलोमॉर्फ क्या होता है? दे आर द अल्टरनेटिव फॉर्म्स। बढ़िया सिंपल है यार ये। दे आर द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन, एक ही जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म्स है, which are present on the same locus। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, देखो, present on the same locus on the homologous pair of chromosome। अब ये पॉइंट समझना हमें, homologous pair of chromosome क्या है।
on the homologous pair of chromosome and regulate the expression of different forms of a character, या trait को express करते हैं। ठीक है, तो बेटा सादी भाषा में, एकदम सादी हिंदी में, एक ही जीन के अलग अलग रूपों को हम लोग एलील कहते हैं यार। एक ही जीन है जो अलग अलग तरह से एक्सप्रेस हो रहा है ना। आई कलर का जीन मेरे में भी है, आई कलर का जीन सब में है, बट वो है ना उसी पोजीशन पे उसी क्रोमोसोम के ऊपर है, तब भी वो किसी में ब्लैक कलर का एक्सप्रेशन दे रहा है, किसी में ब्लू कलर का एक्सप्रेशन दे रहा है। तो वो क्या सेम जीन हर एक इंसान में एक जैसा एक्सप्रेशन देता है क्या? नहीं। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा एलिलोमॉर्फ और एलील, अलग अलग एक्सप्रेशन, एलील, है ना। इसका हिंदी से कोई संबंध नहीं है। एलो, एलो मीन्स अलग होता है, डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं। तो एक ही जीन के, जैसे कि एक ही कैरेक्टर के अलग अलग फॉर्म को हम ट्रेट कहते हैं, वैसे ही एक ही जीन के अलग अलग फॉर्म्स को मैं एलील कहता हूँ। इज इट क्लियर? यस। अब ये भी टर्म किसने दिया है? डब्ल्यू वैटसन ने, है ना। और इसका क्या मतलब होता है? एलील का मतलब होता है बिलोंगिंग टू ईच अदर, बिलोंगिंग टू ईच अदर। देखो, अगर हम फिनोटिपिकली कैरेक्टर ये वर्ड यूज करते हैं तो जीनोटिपिकली मैं क्या बोलता हूँ उसको? जीन। अगर मैं फिनोटिपिकली ट्रेट ये वर्ड यूज करता हूँ तो जीनोटिपिकली उसको मैं क्या बोलता हूँ? एलील। इजी, बहुत आसान है। ट्रेट एलील, कैरेक्टर जीन, फिनोटाइप जीनोटाइप। इजी, सिंपल, है ना। बाहर से क्या दिख रहा है? कैरेक्टर। अंदर कौन है? जीन ऑफ कैरेक्टर। अच्छा, बाहर से क्या दिख रहा है? ट्रेट्स। अंदर क्या है? एलील्स ऑफ द ट्रेट्स। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। यस सर नो। अभी देखो, अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें समझना है कि आपके शरीर में जो सेल है उसमें कितने क्रोमोसोम है? अगर आप बोलते हो 46 तो आप गलत हो, आप गलत हो। आपका आंसर क्या आना चाहिए? आपका आंसर आना चाहिए 23 पेयर। क्या आना चाहिए बेटा? 23 पेयर। पहला पेयर, दूसरा पेयर, पहला क्रोमोसोम का पेयर, दूसरे क्रोमोसोम का पेयर, तीसरे क्रोमोसोम का पेयर। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर हम लोग देखते हैं, चलो मेरे सेल्स में, आप है ना एक कंसिडर करते हैं एग्जांपल कि मेरे सेल में पहले नंबर का क्रोमोसोम का एक पेयर प्रेजेंट है। एक मैटरनल है साइड से आया हुआ, एक पैटर्नल साइड से आया हुआ है। तो बिल्कुल एक जैसे क्रोमोसोम, बट वो पेयर है। सॉक्स का पेयर एक जैसा ही तो होता है कि नहीं? बट एक लेफ्ट पैर वाला, एक राइट पैर वाला। जूतों का पेयर सेम ही तो होते हैं, बट लेफ्ट वाला और राइट वाला। तो सेम थिंग यहाँ पे ऑब्वियसली बेटा दो क्रोमोसोम है जो बिल्कुल एक जैसे लोकस वाले हैं, एक जैसे लोकस वाले हैं। मतलब अगर मैंने यहाँ पे ये पहला वाला क्रोमोसोम बना लिया और उसके ही बाजू में मैंने बेटा एक दूसरा क्रोमोसोम बनाया जो भी पहला ही क्रोमोसोम है, रेड वाला मैटरनल है और ग्रीन वाला बच्चों पैटर्नल है ना। ये फादर से आया, रेड वाला मदर से आया है। तो ये इनको मैं होमोलॉगस कहता हूँ। क्यों होमोलॉगस? इसीलिए क्योंकि अगर यहाँ पे आई कलर का जीन है तो यहाँ पे आई कलर का ही जीन है, चाहे मदर से आया हो चाहे फादर से आया हो। ठीक है, यहाँ पे अगर स्किन कलर का जीन है तो यहाँ पे स्किन कलर का ही जीन है। ठीक है, यहाँ पे हाइट से रिलेटेड जीन है तो यहाँ पे हाइट रिलेटेड जीन है। यहाँ पे बेटा नंबर ऑफ फिंगर से रिलेटेड जीन है तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ फिंगर से रिलेटेड जीन है। ठीक है, यहाँ अगर ए जीन है तो यहाँ भी ए जीन है, यहाँ बी है तो यहाँ बी है, यहाँ सी है तो यहाँ सी है, यहाँ डी है तो यहाँ डी है। मतलब अगर आप लोसाई देखोगे दोनों के तो वो सेम प्रकार के एक्सप्रेशन देते हैं, इसीलिए उनको हम लोग होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं। पेयर इसीलिए कहते हैं ना, पेयरिंग क्यों हो रही है उनकी? क्योंकि वो बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों के ऊपर सेम प्रकार के जीन हर एक सेम लोकस पे प्रेजेंट है, इसीलिए होमोलोकस, होमोलॉगस। लोसाई बिल्कुल मैच कर रहे हैं, होमोलॉगस। आर यू श्योर? यस सर। बिल्कुल। तो इसको मैं कहता हूँ बेटा होमोलॉगस कंडीशन। बट बेटा अगर यहाँ पे मान लेते हैं हाइट का जीन यहाँ पे भी प्रेजेंट है, हाइट का जीन यहाँ पे भी प्रेजेंट है, हमने पी प्लांट का एग्जांपल लिया,
या हमने ले लिया बेटा 25th क्रोमोसोम, तो पहला 21वें क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ पे बेटा हाइट का जीन है, यहाँ पे भी हाइट का जीन है, ये मैटरनल है, ये पैटर्नल है। बट हमें देखने को ये मिला कि अगर बेटा दोनों में ही बेटा कैपिटल टी, मतलब इधर भी कैपिटल टी इधर भी कैपिटल टी है, ये भी हो सकता है दोनों में एक प्रकार का अलील मौजूद हो, वहां पे भी टॉलनेस का लोसाई है, इधर भी टॉलनेस का लोसाई है, या तो उधर भी बेटा डॉर्फनेस का लोसाई है, इधर भी डॉर्फनेस का लोसाई है, या तो बेटा एक तरफ टॉलनेस का लोसाई है एक तरफ मतलब 3 कंडीशन पॉसिबल है, जिसको बोलेंगे होमोजाइगस टॉल कंडीशन, इसको बोलेंगे होमोजाइगस डॉर्फ कंडीशन, और इसे बोलेंगे हेटेरोजाइगस टॉल कंडीशन। ठीक है, तो पेयर अलील कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अलीलिक पेयर कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑन दी होमोलॉगस क्रोमोसोम। हमेशा याद रखो, होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर ही बेटा अलील प्रेजेंट होते हैं। एक ही जीन के 2 अलील हमेशा आपके सेल में, डिप्लॉइड सेल में आपको देखने को मिलेंगे, एक आपके पैटर्नल क्रोमोसोम के ऊपर और एक आपके मैटरनल क्रोमोसोम के ऊपर। ऐसे बेटा आपके पास 23 पैटर्नल और मैटरनल पेयर है। यस और नो? इट्स सिंपल। तो यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, हाउ मेनी allele ऑफ अ कैरेक्टर प्रेजेंट इन अ डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड सेल? किसी भी डिप्लॉइड सेल में कितने अलील हो सकते हैं? 1 2 3 4, 4 ऑप्शन है आपके पास। एक डिप्लॉइड में कितने अलील हो सकते हैं? यहाँ पे आपको कितने अलील दिख रहे हैं? हाइट 2 ही ना। एक अलील में, एक सेल में हमेशा सिर्फ 2 ही अलील पाए जा सकते हैं डिप्लॉइड सेल में, क्योंकि 2n है, एक पैटर्नल क्रोमोसोम पे मिलेगा, एक मैटरनल पे मिलेगा। तो एनी डिप्लॉइड सेल हैव ओनली 2 alleles ऑफ ए जीन, बस। या तो वो सेम हो सकते हैं या तो वो डिफरेंट हो सकते हैं, बट होंगे तो 2 ही। इज इट क्लियर? नॉर्मल है। So how many allele of a character present in a diploid and haploid cell? The answer is diploid can have 2 allele of a character and haploid monoploid 1 allele of a character, क्योंकि सेपरेट हो जाएगा, है ना। दोनों के दोनों है ना 23 क्रोमोसोम ही रहेंगे गैमेट। स्पर्म बनेगा तो सिर्फ 23 क्रोमोसोम जाएंगे, एक सेल बनेगा तो सिर्फ 23 क्रोमोसोम जाएंगे, 46 तो जाते नहीं गैमेट्स में। इसीलिए जब बेटा होमोलॉगस पेयर में से एक ही जन है ना हर गैमेट में जाता है, तो बेटा हैप्लॉइड सेल में सिर्फ एक ही अलील प्रेजेंट होगा। आर यू क्लियर? Yes, sir. गॉट इट और नॉट? बड़ा आसान है, बताओ। एक जीन के 2 अलील आपको प्रेजेंट होते हुए दिखाई देंगे, आपको अवेलेबल दिखेंगे इन ए व्हाट वी कैन से इन ए डिप्लॉइड सेल। और एक बेटा हैप्लॉइड या मोनोप्लॉइड सेल में आपको हमेशा एक ही अलील देखने को मिलेगा। आपको मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, मान लो आपको एक ट्रिप्लॉइड सेल दिया मैंने, ट्रिप्लॉइड बराबर है, ट्रिप्लॉइड 3n, तो बेटा उसमें कितने अलील होंगे रे एक जीन के? सर 3 होंगे। मतलब जितना सेट्स आपको देखने को मिलते हैं, जितनी प्लॉइडी उतने अलील। इजी है ना, जितनी प्लॉइडी उतने अलील, प्लॉइडी जितनी बढ़ा दो उतने अलील के बढ़ते चले जाएंगे। टेट्राप्लॉइड तो 4 अलील मिलेंगे। यस और नो? है ना। सो इट इज ऑलवेज इक्वल टू द प्लॉइडी। अरे एक ही क्रोमोसोम है तो एक ही अलील होगा, एक पेयर है तो 2 होगा, 3 है एक जैसे ही, पैटर्नल मैटरनल और एक पता नहीं पैटर्नल से आया या मैटरनल से आया, आ गया 3 आ गए भाई, 3 है तो यार 3 होंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही नॉर्मल है यार, ज्यादा मुश्किल नहीं है, इट्स सो इजी। ठीक है, देखो हैप्लॉइड सेल हमेशा हैव 1 क्रोमोसोम ऑफ ईच टाइप। हैप्लॉइड सेल में 1 क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम होता है एक टाइप का, और डिप्लॉइड सेल में have the 2 chromosomes of each type, मतलब पेयर होगा डिप्लॉइड सेल में। करेक्ट है, डिप्लॉइड सेल have a pair and haploid सेल मतलब मोनोप्लॉइड जो होता है, haploid सेल have a single chromosome of each type। 23 क्रोमोसोम है ना। तो बस एक नंबर वाला क्रोमोसोम नंबर 1 वो एक, क्रोमोसोम नंबर 2 भी एक ही होगा। बट डिप्लॉइड सेल है तो आपको बेटा क्रोमोसोम नंबर 2 का एक पेयर देखने को मिलेगा, पैटर्नल और मैटरनल। दैट्स इजी। यस, ठीक है।
देखो टर्मिनोलॉजी हमें समझ में आनी चाहिए। अभी देखो मैंने यहाँ पे एकदम सिंपली आपको 3 शब्द बोले हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम कहा, तो ये होमोलॉगस है दोनों, मैटरनल पैटर्नल होमोलॉगस है क्योंकि उनके लोसाई बराबर सेम है। बट मैंने 3 वर्ड बोले, आपने देखा क्या? 3 नहीं 2 ही वर्ड बोले। एक क्या बोला? होमोजाइगस, जाइगस, हेटेरोजाइगस, बराबर है ना? कैपिटल टी है तो मैंने बोला होमोजाइगस है, स्मॉल टी है तो मैंने बोला होमोजाइगस है। मतलब दोनों तरफ सेम अलील हो तो होमोजाइगस, समझ रहे हो? बट अगर डिफरेंट अलील हो तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? हेटेरोजाइगस कंडीशन। जाइगस है ना, जाइगोट पेयर बना ना, मेल से मैटरनल आया पैटर्नल आया, तो या तो सेम आया कैपिटल टी, मैटरनल भी लाया है ना, कैपिटल टी पैटर्नल भी लाया, तो बेटा हो है ना होमोजाइगस। तो जब भी हम लोग होमोलॉगस क्रोमोसोम को पढ़ेंगे तो उसके ऊपर आपको 2 कंडीशन देखने को मिलेंगी। लॉगस के ऊपर जाइगस मिलेगा, लॉगस के ऊपर जाइगस मिलेगा, होमोजाइगस या तो हेटेरोजाइगस। आज के लिए बस बेटा आप लोग ये समझ लो कि पेयर होता है क्रोमोसोम्स का, उसे हम होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं क्योंकि उनके लोसाई एग्जैक्टली एक जैसे होते हैं। यस और नो? यस, ठीक है। तो आज बेटा हम लोग यहाँ पे कहानी रोकते हैं क्योंकि ये बर्डन होता है। हाँ बोलो। सर मुझे एक डाउट था सर, जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, एक मैटरनल और एक पैटर्नल, उसमें जो ट्रेट होते हैं वो अलग अलग भी हो सकते हैं ना? हाँ वही तो लिखा है, ट्रेट अलग अलग हो सकते हैं ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, 2 अलग ट्रेट है ना। यस। टॉलनेस डार्कनेस, इसी को हेटेरोजाइगस बोलते हैं ना, अलग अलग है तो हेटेरोजाइगस, जरूरी नहीं वो हमेशा एक जैसे हो। कैपिटल टी है तो होमोजाइगस, यस सर। है ना, यही कंडीशन है, बिल्कुल सिंपल। अब देखो क्वेश्चंस क्या आते हैं और उनके आंसर्स कैसे देने हैं, यही हमें पहले तो सीखना है। अभी तो ये सब मैं बता रहा हूँ, अच्छा ये होता है वो होता है वो होता है, बट रियल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है प्यारे बच्चों? जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा और आप उसके जवाब दे पाते हो या नहीं, दैट इज व्हाट द पॉइंट। यस और नो? आपको रिसर्च तो करना नहीं है अभी फिलहाल। यस, सो एनीवे, तो आज बेटा हम लोग यहीं पे रोकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे, टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे, ठीक है। बट डेफिनेटली बेटा ये चैप्टर को प्रॉपरली प्रेजेंस आपका जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि मैटर अगर मैं ज्यादा दे दूंगा तो है ना पढ़ने के लिए बड़ी मुश्किल होती है। तो है ना, लेट्स डू इन वेरी है ना पोलाइट मैनर, विल डू दिस वन प्रॉपरली, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो बच्चों। Anyone has any doubt? Okay. सर तो हाँ बोलो। सर होमोलोगस में हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस को टाइप्स हैं। बिल्कुल, होमोलॉगस क्रोमोसोम को जब हम कंसिडर करेंगे तो ही बेटा हम लोग हेटेरोजाइगस होमोजाइगस ये सब बोल पाते हैं, नहीं तो नहीं। तो मतलब सर होमोलोगस क्रोमोसोम कैन आइदर बी हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस, राइट? यस, होमोलॉगस क्रोमोसोम के ऊपर अलील क्रोमोसोम को हम होमोलॉगस बोलते हैं, Yes, अलील्स समझ को हम लोग हेटेरोजाइगस या होमोजाइगस बोलते हैं, ये समझो। हाँ सर, क्योंकि अलील्स किसके ऊपर प्रेजेंट है? होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के ऊपर, बात समझो, थैंक है यू। ना। जैसे कि मोनोएशियस प्लांट होता है और बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है। फ्लावर के लिए मैं बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल ये वर्ड यूज करता हूँ, बट मोनोएशियस डायोशियस ये शब्द किसके लिए बेटा? प्लांट के लिए। यस सर। हाँ बिल्कुल, इसलिए तो मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, इसलिए तो मैंने उसको बोला ना, दिया को भी इसको, कि अगर आपने ये ढंग से सुना नहीं ना बेटा, आप समझो यार 15 क्वेश्चन बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं यार, है ना। मतलब बिल्कुल रिजल्ट बदल देते हैं। तो क्यों ना इसको हम बढ़िया मजबूत कर ले, ताकि एकदम सारे क्वेश्चन, और ये आसान होते हैं, एक बार समझ में आ गए ना इनके, आपको रट के जाने की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, जैसे आपको समझना है, कैलकुलेशंस करना है, सिंपल सिंपल, और आपको आ जाएगा। ठीक है, सो यस सर। थैंक थैंक यू थैंक यू सर। फॉर टुडे।
next time we will meet, okay, and we'll lead this chapter.